नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले 1.5 घंटे में श्रेया रहेंगे इस कार्यक्रम में। हम बातचीत करेंगे स्ट्रक्चर को लेकर निफ्टी बैंक के कोलैप्स। आज हमने देखा मिड सेशन में, अभी भी हम कोलैप्स कर रहे हैं और आज गिरावट हर जगह है, चाहे आप वो लार्ज कैप लेके चलिए, चाहे वो आप मिड कैप लेके चलिए, चाहे वो स्मॉल कैप लेके चलिए, यानी कुल मिला के ब्रेथ बेहद खराब। और आज सुबह श्रेया मतलब ट्रंप के बयान, टैरिफ का एक बार फिर से अगर आप देखें वो फियर जो था वो शुरू होना, उसके बाद जब वो लगभग आप समझिए 9 बजे के आसपास वो फ्लैश आया ना फॉरेक्स मार्केट का 87.95, उस वक्त ये तय हो गया था कि आज 20 डेमा जाएगा और वो पेन अब तक स्क्रीन पे कायम। श्रेया। बिल्कुल सर, पेन तो स्क्रीन पे कायम है, लेकिन सर बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से 200 अंकों की करीब रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि 1.5 घंटे नजर रहेगी बाजार पर क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिलती है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सर, मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं? अभी फिलहाल कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं? टेक्सचर कैसा लग रहा है बाजार का? देखिए श्रेया, पहली चीज तो यह है कि जिस चीज ने आज की इस तेजी को मतलब गिरावट को स्पॉन्सर किया, पहले फॉरेक्स मार्केट लेके आई है। मतलब कुछ भी हो सकती है लेकिन मेरी रीजनिंग क्या है, मैं कह रहा हूँ आपने रुपए में एक सब्सटेंशियल रिकवरी देखी वर्सेस लो ऑफ 87.95। हम ट्रेड कर रहे हैं करीब 87.61। वी आर स्टिल मतलब इन अ वीक ट्रेजेक्ट्री। मैं इसको अभी भी श्रेया एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट मान के चल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा होगा जब भी आप कभी आरबीआई गवर्नर से पूछें कि भाई रुपए की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो कहते हैं कि हम डायरेक्शन देना हमारा काम नहीं है, हमारा बस काम है कि रुपए की इंट्राडे वोलेटिलिटी को एड्रेस किया जाए, उसको थोड़ा सा स्क्यूज किया जाए। तो वो हो रहा है, अदर देन रूपी स्टिल इन अ वीक, वेरी वीक ट्रेजेक्ट्री। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है। रही बात निफ्टी की, आज सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि बाजार को खुलने दीजिए, देखिए कर क्या रहा है। जहां बेस 1 टूटा, श्रेया जब आप और मैं क्लोजिंग कर रहे थे, मैंने क्या बोला था शुक्रवार को, अभी शॉर्ट कैरी मत कीजिए। डाउट ये है कि हम 20 डेमा थोड़े ही तोड़ेंगे। 20 डेमा अलाइन था आपका करीब करीब 439 पे, एंड द मोमेंट इट विल कोलैप्स बिलो 439 वी विल गो टुवर्ड्स 366 और 289। श्रेया, अब तक की मॉर्निंग ट्रेजेक्ट्री जो हमारी लो है वो एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली बिटवीन 366 एंड 289। अब ये पॉइंट है एक वैलिड कि भाई क्या ये लेवल एक मीनिंगफुल रिकवरी दे सकता है। हुआ क्या है, मैं कुछ देर के लिए आपको दूसरे इंडेक्स पे ले जाता हूं। हुआ जो आपने प्रश्न पूछा ना अभी कि निफ्टी बैंक में 200 अंकों की रिकवरी, उसके पीछे एक रीजन है। निफ्टी बैंक आज उतना कोलैप्स नहीं कर रहा था और निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे लो श्रेया वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टेक्निकल्स में किसी भी इंडेक्स का 20 डे में, किसी भी स्टॉक का, किसी भी अंडरलाइन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो निफ्टी बैंक का रिकवर होना समझ में आ रहा है, बट मैं फिर आऊंगा निफ्टी पर। याद रखिएगा श्रेया, अभी शॉर्ट ट्रेड आपकी ग्रिप में है। इट विल बी अ सेल एंड सेल ऑन राइज जब तक कि वो ट्रेजेक्ट्री जिसको हमने सुबह वायलेट किया, दैट्स एग्जैक्टली 439, जब तक वो रीगेन नहीं हो रही है। और आपकी और समझ के लिए बता दूं मैं यहां पे, जब तक कि 23,400 और 439 पार नहीं हो रहा है, इट विल बी अ सेल ऑन राइज। पॉसिबिलिटी ऑफ 266 और इवन 23200 लुक्स स्ट्रॉन्ग। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। अभी 20 डेमा के ब्रीच होने के बाद जिस कॉल राइटर पे कन्विक्शन है वो है 23,400 का कॉल राइटर। आंकड़े आपकी स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे क्या हो रहा है। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई आज इंट्राडे में कहां पर है, दैट्स एट 23400। इस कॉल राइटर के पास क्या है, उसके पास है 20 डेमा के टूटने का कन्विक्शन। और आप एक और चीज देखिए श्रेया, कौन सा पुट राइटर अनकंफर्टेबल है, तो वो है 23,200। यानी सिंपली ये कह रहा हूं, इट्स अ सेल ऑन राइज। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो आप कवर भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं, बट द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 23300, अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 23, 266 और इवन 200 श्रेया लुक्स पॉसिबल, स्पेशली फॉर निफ्टी। श्रेया। बिल्कुल सर, निफ्टी की रणनीति तो आपने बताई। सर बैंक निफ्टी में आपने कहा कि उसके पीछे कोई कारण है, जो 200 अंकों की हमें आज रिकवरी देखने को मिली है इंट्राडे में, क्या कारण है सर? बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं और इसके लेवल्स भी मैं जानना चाहूंगी। हाँ देखिए, एक बार जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइए। दरअसल हुआ क्या, आज सुबह ही फर्स्ट टिक में ही ये क्लियरली विजिबल था कि एसबीआई सिंक नहीं हो रहा था।
आज एसबीआई तुरंत आके गेनर्स की साइड में बैठ गया, बाद में वो भी कोलैप्स हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी भी एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक नेगेटिव साइड पे प्लेस्ड है, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक वो प्रेशर थोड़ा रिलीज कर रहा है। बट हुआ क्या, जैसे कि मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी कोई ट्रेडर शॉर्ट करता है तो वो लेवल टू लेवल ट्रेड करता है। निफ्टी बैंक के डायरेक्टर साहब वो फिर जरा ड्रॉ करते हैं चार्ट जो स्क्रीन पर रखा था कुछ देर पहले हमने। मेरी क्लियर अप्रोच थी, आज सुबह अगर बाजार खुलने के बाद निफ्टी बैंक वायलेट कर गया बेस वन, और बेस वन क्या था स्क्रीन पे लेके आइएगा, वो था 49,957। जैसे ही वो टूटा, अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स बेस वन था 49,682, और आज का लो जरा देख लीजिए एक बार, डायरेक्टर साहब रखिएगा, आज का लो एग्जैक्टली यही ट्रेजेक्टरी थी 49,682। आज का निफ्टी बैंक का डायरेक्टर साहब जरा लो रखेंगे एक बार जरा प्लीज, मैं इनफैक्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। आज का लो था 703, मतलब 5-7 पॉइंट के दायरे से। अब वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 20 डे मैंने एक स्लाइड जनरेट किया पुल बैक, बट मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक और चीज़। लाइए ऑप्शंस के स्टैट्स। 50,000 पे पहले पुट राइटर्स का जोन था, अब वो जोन बन गया है कॉल राइटर्स का। स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, जरा एक बार रीड कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे निष्कर्ष निकालिए। लुक एट 50,000 पुट नाउ, कॉल नाउ, 11 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और नीचे आपको पुट राइटर्स में वो ज़्यादा कन्विक्शन कहीं दिखाई नहीं देगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि निफ्टी बैंक जिस ट्रेजेक्टरी में अभी है, 20 डे में शॉर्ट का टारगेट रखिए, और जब तक 50-100 की ट्रेजेक्टरी रीगेन नहीं कर रहा है तब तक इस पे आप शॉर्ट का ट्रेड आजमा सकते हैं। बट श्रेया, अगर मैं एक ट्रेडर होता तो मेरा झुकाव जब मैं किसी शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोच रहा हूं, ज्यादा इस वक्त निफ्टी पे होता। और पूछे क्यों? सिंपली बिकॉज दैट इंडेक्स इज नाउ ट्रेडिंग बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। श्रेया, अब बताइए क्रम और साथ ही साथ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल सर, आपकी जो सुबह की कॉल एकदम सटीक बैठी, रणनीति एकदम सही सुझाएं आपने। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से बिकवाली हावी होती हुई बाजार पे फटाफट से लेकर आते हैं स्क्रीन पर आपके लिए मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। देखिए यहाँ पे ट्रेंड आज टूटा 5% के करीब, पार ग्रेड भी गिरकर कारोबार कर रहा है 3.5% से ज्यादा। टाटा स्टील इनफैक्ट पूरा मेटल पैक ही गिरा हुआ है, इसको और डिटेल में समझेंगे क्यों मेटल पैक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। 3.5% टूटकर कारोबार कर रहा है। टाइटन भी गिरावट का शिकार, 3% से ज्यादा यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे देखिए एल्केम ज्यादा बिकवाली यहाँ पे देखने को मिली, 6.5% से ज्यादा टूटकर कारोबार कर रहा है। डिलीवरी भी इस लिस्ट में शामिल है। मुनाफा वसूली यहाँ भी देखने को मिल रही है 5.5%। मैक्स हेल्थ केयर पर नजर देखिए यहाँ पे 7% के करीब यहाँ पे डेंट पड़ता हुआ। सेल भी इस लिस्ट में शामिल, गिरावट हावी 4.5% से ज्यादा। लेकिन गिरते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने हिम्मत दिखाई है। देखिए ब्रिटानिया 1.25% से ज्यादा उछलकर माफ कीजिएगा कारोबार कर रहा है। भारतीय एयरटेल में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है 1% के करीब। कोटक महिंद्रा बैंक भी उछला है आज के सत्र में। वहीं टाटा कंज्यूमर में भी थोड़ी खरीदारी फिलहाल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे स्कॉट्स कुबोटा, इसमें अच्छी तेजी 1.5% से ज्यादा। भारतीय एयरटेल 1%, कमिंस में भी 1% और इंडिया मार्ट भी 0.5% उछलकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए। अब चलते हैं हम दमदार पैनल से आपको मिलाते हैं। हमारे लिए फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा जी से, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, अमित सेठ और शिल्पा राउत जी से। 2:15 पर यतिन बताएंगे मेटल शेयरों में क्या है ट्रम्प कनेक्शन। 2:20 पर गोकुल दास एक्सपोर्ट्स के नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शिवा गणपति जी। और 2:25 पर मनीषा जी बताएंगी रुपए में गिरावट के क्या है बड़े कारण। 2:30 पर कंचन बताएंगी ल्यूपिन के नतीजों का अनुमान, साथ ही दीपाली बताएंगी बर्जर पेंट्स के नतीजों का अनुमान। और मिताली से जानेंगे हम कैसे रह सकते हैं IRCTC के नतीजे। 2:50 पर मिताली बताएंगे आपको बाजार के फोकस में क्यों है डिफेंस सेक्टर। वहीं 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे टाटा एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज राहुल सिंह जी। 2:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:15 पर लेंगे हम BTST STBT कॉल्स। तो श्रेया से आपने क्रम समझा। अब एक काम करते हैं, पहले ट्रेड्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद मार्केट्स पे थोड़ी चर्चा और करेंगे। ट्रेड्स में आपके स्कीम पे प्रकाश सर से पहला ट्रेड पिक करते हैं। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून। एक विरोधाभास है सर, एक डाइवर्जेंस है। जहां निफ्टी कोलैप्स हो रहा है, निफ्टी बैंक उतना कोलैप्स नहीं हो रहा है। आपका व्यू और ट्रेड आपका? या बिल्कुल, निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस है, लेकिन दोनों ही वीक है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त विद जुबिलेंट फूड, इसमें वीकनेस है, काफी अपरेंट है, ड्रॉडाउन है।
ट्रेड करा है 675 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए करीब 690 का, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड पॉसिबल है, हो सकता है 660 650 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। तो जुबिलेंट फूड वीक। ठीक है, जुबिलेंट फूड वीक, सेल साइड की ट्रेड गावा सर की तरफ से आती हुई। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं, सेल साइड की ट्रेड या बाय साइड की ट्रेड? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। ट्रेंड में फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड पहले से ही बना हुआ था, तो ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 5311 5311 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 5000 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। अगर चाहें तो 5200 वाला पुट ऑप्शन जो 175 पे ट्रेड हो रहा है उसमें 124 के स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है और 275 के टारगेट सेट कर सकते हैं 5200 के पुट ऑप्शन में ट्रेंड के। क्या पूछ लिया श्रेया आपने मनज जी से, बाय या सेल? मनज जी का मूड खराब है आज का, यकीन मानिए। और सेल 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 और सेल भी क्या, मोस्ट ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर। आई मीन देखिए किसी भी कन्विक्शन के लिए होना चाहिए, किसी भी कॉल के लिए कन्विक्शन, और अभी भी सेल कर रहे हैं वाकई। ट्रेंड वीक स्ट्रक्चर, शुक्रवार के पुल बैक के बाद आज कोलैप्स हुआ। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है टेक महिंद्रा पे। फ्राइडे भी मैंने इसको रेकमेंड किया था और मुझे अभी भी लगता है कि ये अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो लेवल प्ले होगा 1680 के ऊपर, ये बाय रहेगा। 1670 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा इसका टारगेट है 1720 का। 1720 अगर निकली तो फिर मुझे लगता है कि 1750 1760 तक का स्विंग मिलेगा, लेकिन इनिशियल टारगेट होगा 1720। ठीक है, टेक महिंद्रा बाय साइड की ट्रेड राजेश सातपुते जी की तरफ से आते हुए। अमित जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा सीमेंस में, एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा। सीमेंस का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो कंटिन्यूअसली वीक है, स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है और कोई भी पुल बैक यहाँ पे 10 एमए पे रिजेक्शन देख के हम देखते हैं कि फिर वापस स्टॉक इज अगेन गोइंग डाउन। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 5366 का। इसे शॉर्ट करें, हमारे टारगेट्स रहेंगे 5250 एंड 5200 के। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 5450 पे। ओके, यहाँ पे सिमेंस पे शॉर्ट है और मात्र अगर आप एक कमेंट्स को छोड़ दें, आज तो पूरा कैपिटल गुड्स, मैं कुछ देर में आपको इसकी जो ओआई की समरी है वो दिखाऊंगा, बट जहाँ तक सिमेंस का सवाल है यहाँ मंदी काफ़ी खेली गई है। जरा प्लीज़ ओआई रखिएगा और सारे स्टॉक्स कैपिटल गुड्स में अगर आप सिर्फ एक कमेंट्स को छोड़ दें 2-3% ओआई यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड मैम इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। यहाँ पे सेल रहेगा मेरा बीएससी में। बीएससी कंटिन्यूस टेक्सचर वीकनेस का फॉर्म करते जा रहा है, जहाँ पे अभी फ्यूचर्स में आप 5660 के स्टॉप लॉस से आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है 5550 से लेके 5500 के लेवल्स ऑन इमीडिएट बेसिस इसको आपको इसमें अचीव होते हुए मिल सकता है। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 5600 का पुट एट द मनी आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। 205 चल रहा है, आप इसमें 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ये व्यू सही जाता है तो आपको ये 280 से लेके 300 के बीच में ट्रेड करता मिलेगा। ठीक है, तो बीएससी पे फिलहाल ये रणनीति शिल्पा जी की तरफ से। शरद जी गुड आफ्टरनून, जिस तरीके से बिकवाली देखने को मिल रही है बाजार में, फंडामेंटली कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? जी हमें लगता है यूपीएल एक काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंपनी के इस क्वार्टर के नतीजे भी काफी उत्साहजनक रहे हैं। फाइनली शायद 5-6 क्वार्टर के हाइटेस्ट के बाद वर्किंग कैपिटल इश्यूज को भी कंपनी ने एड्रेस किया है और उसको ग्रेजुअली कम किया है, 13,200 करोड़ तक ले आए हैं और आने वाले समय में भी डेट को भी और कम करने की योजना कंपनी ने बताई है। जो डेट टू इबिटा राइट्स इशू वगैरह के पहले काफी स्ट्रेच्ड हो गया था, वो अब काफी नॉर्मल लेवल्स पे आ गया है। कैश फ्लोज वगैरह स्ट्रांग है। बिजनेस साइकिल में जो इन्वेंट्री पाइपलाइन की प्रॉब्लम थी वो लगभग खत्म हो गई है और जैसे जैसे यूक्रेन और मिडिल ईस्ट वाली टेंशन्स कम होती हैं, जो लॉजिस्टिकल इश्यूज और फर्टिलाइजर प्राइसेस या कोई भी रॉ मटेरियल प्राइसेस पे ज्यादा इफेक्ट था वो भी कम हो जाना चाहिए, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। और नॉर्मली भी अगर सिर्फ जो इस क्वार्टर नंबर आए हैं वैसे ही नंबर्स रहते हैं अगले साल भर में भी, तो हमें लगता है लगातार इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। खास करके डेट वाली जो इंप्रूवमेंट है वो काफी हद तक प्ले आउट करनी चाहिए। सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट साइड है। हर्बिसाइड्स में शायद अभी भी प्राइस इंप्रूवमेंट उतनी नहीं है बट वॉल्यूम इंप्रूवमेंट ने उसको कवर किया है।
तो हमारा ये मानना है कि अब यहाँ से ये टर्न अराउंड काफी पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसे जैसे डेट मेट्रिक्स और इम्प्रूव दिखते हैं। जो कैपेक्स कंपनी कर रही है उसकी उसकी लागत के पैसे उनके पास ऑलरेडी हैं, 3-4 हजार करोड़ सालाना कैश फ्लो जनरेट कंपनी करेगी। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल लगभग कंपनी 40 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट कर देगी और 20 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 800 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल। यूपीएल नो डाउट, आई मीन केमिकल्स में इस बार नवीन फ्लोरिन और यूपीएल के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और मीनवाइल ये आपकी कॉल है। निफ्टी इज एट डे लो, इट्स 23326। हम लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1:30 का जो स्विंग लो था उसको ऑलमोस्ट तोड़ने की तैयारी करते हुए, लेट्स होप कि ना टूटे, बट यस टूट रहा है। लेकिन मैं आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ करना चाहता हूँ। एक बताओ ट्रेडर, अगर हम आज के लो को तोड़ते हैं या फिर अब डिसाइसिवली निर्णायक रूप से हम 20 DMA के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दें, तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर स्टॉक्स बेस तोड़ेंगे? शॉर्ट के लिए अप्रोप्रिएट क्या है? शिल्पा जी, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, फिर उसके बाद एक मानस से लूंगा। जरा एक बार देखिए आप ABFRL को, टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग जिसका शायद ब्रीच होगा करीब करीब 259-260 के आसपास। कैसे देख रही हैं आप इसको, और आपका टेक इस पे, किस प्रकार की शॉर्टिंग हुई है? 3 लाख से जुड़ा है यहाँ पर, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इसको? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे तो 280 के नीचे इसमें एक सेल ट्रिगर बहुत अग्रेसिवली हुआ है, जो 260 के नीचे और भी आपको अग्रेसिवली प्ले आउट करते हुए दिखेगा। अगर ये होता है तो 240 से लेके 225 के इसके नेक्स्ट लेवल्स आ जाएंगे ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स में भी 280 के स्टॉप लॉसेस को अभी भी सेल कर सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 260 का पुट, जो रफली अभी 8 रुपए 30 पैसे के अराउंड है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 4 रुपए का मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि ये व्यू भी आपको सही जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको टुवर्ड्स 14 से लेकर 17 तक ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। जी हाँ, एक हो गया एबी फैशन, यहाँ पे मैंने आपको पुट भी दिलवा दी। दूसरा आप लेके आइए, हालांकि मैं MCX को ले जा रहा था, लेकिन मैं अब MCX को नहीं लूँगा, मैं लूँगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में कभी भी आप रीड कीजिएगा, जो इन्वर्टेड फ्लैग है अपना रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। मतलब अगर ये इन्वर्टेड फ्लैग की प्रॉपर्टी को पूरा कर दे, देखिए टेक्निकल्स में पैटर्न होती हैं, और उसके अगर सारे के सारे पैटर्न पूरे हो जाए तो पैसा बनता है। माइनस 2118, मैं 18 रुपये और की गुंजाइश देके चलता हूँ इस फ्लैग के ब्रेकडाउन के लिए, यानी वो नेकलाइन का ब्रीच। क्या कहते हैं आप, 2100 का ब्रीच 2100 के पुट पे ट्रेड करने लायक होगा क्या? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम दिख रहे हैं और कभी भी बाउंस बैक में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये रीसेंट लो जो कि 2080 है उसको ब्रेक करता है, तो उसके नीचे आपको कम से कम 300 से 350 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ट्रेड लेना होगा तो बिल्कुल सही आपने पिक किया कि ऑप्शन में ट्रेड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन की गिरावट हो चुकी है। तो कोई भी बाउंस बैक में आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं अगर आप फ्यूचर या कैश में ट्रेड लेते हैं तो बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लें। 2100 का जो पुट ऑप्शन 63 रुपीज 63 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको खरीदारी करनी है। प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है, 63 का प्राइस है, यहाँ पर खरीदारी करिए 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको इसमें 125 से 150 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फिलहाल ये रणनीति यहाँ पे देखिए, इसमें काफ़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, 3.25% गिरकर कारोबार कर रहा है फिलहाल। वैसे अक्रॉस द बोर्ड आज बाजार में बिकवाली है। फार्मा इंडेक्स 2% तक आज के सत्र में करेक्ट हो गया। उसमें भी अगर आप स्पेसिफिक देखें तो एक स्टॉक अल्केम लैबोरेटरीज, इसमें ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है, 7.25% करीब टूटकर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। देखिए 4826 के लेवल पर। सुबह मैंने इस पर चार्ट चेक लिया था गाबा से। अमित जी आप बताइए, हालांकि बिजनेस की बात करूं तो इसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों ही कमजोर हुआ है, लेकिन चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं जिस तरीके से गिरावट इस पे हावी जिनके पास है वो क्या करें? जी श्रेया जी, अगर प्योरली चार्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है फ्रॉम द वर्ड गो। कहीं भी हम कोई रिस्पाइट इंट्राडे यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम्स हैव आल्सो पिक्ड अप, लेकिन हैविंग सेड दैट स्टॉक ऑलरेडी 6.5% डाउन है, तो फ्रेश शॉर्टिंग की तो सलाह नहीं है, लेकिन अगर किसी का शॉर्ट है तो बने रहे। 4875 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, और पॉसिबली यहाँ पे 4750 से 4700 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। फिलहाल ये रणनीति आपको अल्केम लैब में अपनानी चाहिए। देखिए
अक्रॉस द बोर्ड आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल पैक भी, इस पे भी ज़्यादा डेंट पड़ा है। स्टॉक्स देखेंगे आप तो 10-10% तक करेक्ट हो गया है। इसमें देखें आप JSL, हिंडाल्को तो 11% तक करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आप वेलकॉप देखिए 28% से ज़्यादा की करेक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 3% से ज़्यादा की करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूरा पैक ही ये गिरावट का शिकार है। लेकिन आखिर वजह क्या है? टैरिफ वॉर की आग में आज मेटल शेयर झुलस रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ इरादा जताया है। और पूरी खबर हम समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए क्यों गिरावट जा रही है मेटल पैक में? तो श्रेया, मेटल शेयर झुलस भी रहे हैं और पिघल भी रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर हम ट्रंप साहब की बात करें तो क्लियरली जो टैरिफ की अनाउंसमेंट्स हैं और ये अनअनाउंस्ड चीज़ें करते हैं जिनके कारण आपको ग्लोबल स्तर पे मेटल शेयरों में आपको एक गिरावट सी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मेटल शेयर्स आप कोई भी पकड़ लीजिए, सारे के सारे लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी मेटल में और 2 से 5% की आपको एवरेज गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो किसी भी प्रकार का मेटल, खास करके एल्यूमिनियम और जो स्टील है जो इंपोर्ट होता है अमेरिका में, इस पे 25% टैरिफ लगाएंगे। अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्रीज़ पे लगेगा, कौन से प्रोडक्ट्स पे लगेगा, वो ट्रंप साहब ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है कि स्टील और एल्यूमिनियम की जो इंपोर्ट होती है देश में उनके, वहाँ एक 25% फ्लैट टैरिफ लगेगा। और सबसे बड़े मुद्दे वाली बात यह है कि अमेरिका सालाना बेसिस पर $100 बिलियन के आसपास का जो है एल्यूमिनियम और स्टील इंपोर्ट करता है कंट्री के अंदर। तो एक मेटल इंपोर्ट के ज़रिए से यूएस एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इंडिया को पिछली बार जब ट्रंप साहब आए थे एक वेवर मिला था क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इन्होंने चाइना जैसी कंट्रीज़ और रशिया जैसी कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाए थे उनके मेटल प्रोडक्ट्स पे। भारत को कहीं ना कहीं एक सख्ती से अलग किया गया था, लेकिन इस बार क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अगर हम निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो 2.5% आज नीचे है। सारे मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट मेटल इंडेक्स इन जनरल भी लगभग 3 महीने के कार्यकाल में 10% नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, 3 महीने के कार्यकाल में 10% तक गिर गया है ये पूरा मेटल इंडेक्स। थैंक यू यतिन जी तमाम जानकारी बताने के लिए। टैरिफ वॉर क्या चल रहा है अमेरिका में वो बताने के लिए एक कुछ टेक्निकल कॉल्स भी लेते हैं। इस पे आज सेल का रखिए चार्ट स्क्रीन पे। सबसे ज़्यादा गिरावट मेटल पैक में इसी में देखने को मिल रही है, 5% के करीब करेक्ट होता हुआ आज के सत्र में। और टाटा स्टील भी लूजर्स में शामिल। सेल, शिल्पा जी, सेल पर क्या रणनीति फिलहाल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अपनाएं? जी बिल्कुल, यहाँ पे सेल मुझे लगता है कि अभी और भी आपको एक 5 to 6 रुपीज का एक आपको डाउनसाइड दे सकता है। तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स में 108 के स्टॉप लॉस से आप अभी भी सेल कर सकते हैं। लुक फॉर टारगेट्स 100 से लेकर 98। सेल याद रखिएगा, ये बात इसलिए भी कही जा रही है, मतलब सेल पर हमने शॉर्ट कॉल ली या फिर अन्य, इस पर अभी और भी हम बात करेंगे। जब पहली बार ट्रंप के बयान आए थे टैरिफ्स को लेकर, उस वक्त याद होगा आपको कि फार्मा में एक डेंट पड़ा, फार्मा में शॉर्टिंग हुई, फार्मा कोलैप्स हुआ और फार्मा एक दिन नहीं लगभग लगातार 3-4 दिन तक वहाँ पे शॉर्टिंग होती रही। शॉर्ट ट्रेड्स ने पैसा बना के दिया। खैर, लौटेंगे हम फार्मा पे कुछ देर पे एक बार फिर से और इनफैक्ट मेटल्स पे भी, लेकिन हम विषय को यहाँ पे थोड़ा सा बदलते हैं, अर्निंग्स की तरफ चलते हैं। और गोकुल दास एक्सपोर्ट्स इसके नंबर्स आए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोकुल दास के वाइस चेयरमैन MD श्री शिवा गणपति साहब जुड़े हैं इस वक्त बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार नंबर्स रखिएगा स्क्रीन पे और थोड़ा मैं इस क्वार्टरली नंबर्स का एनालिसिस और इंटरेक्शन को जो है वो मार्जिन से शुरू करना चाहूँगा। सर, मार्जिन्स आपके इस बार अगर मैं देखूँ YoY बेसिस पे वर्सेस 11.3, इट्स नाउ 10.5। एग्जैक्टली मार्जिन्स के रिड्यूस होने का कारण क्या था और अगले 1-2 क्वार्टर्स में आप मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं? समहाउ यही 10.5, 11 की ट्रैजेक्टरी। हमने कई सारे कंपनीज एक्वायर किए थे। तो लास्ट ईयर अगर आप हमारा मार्जिन देखेंगे तो स्टैंड अलोन कंपनी की मार्जिन थी और अभी आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स है। और इसके कारण ये है कि सम ऑफ द एक्वायर्ड एंटिटीज के मार्जिन हमसे थोड़े कम है और उनका मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। दे विल कैच अप विद अस। सेकेंड पॉइंट इज हमारा जो स्टैंड अलोन एंटिटी का मार्जिन्स भी, बिकॉज वी आर ग्रोइंग फास्ट, वी आर एडिंग सेवरल न्यू फैक्ट्रीज। वो नए फैक्ट्रीज इनिशियल फेज में उनके कॉस्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि हम नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, उनके प्रोडक्टिविटी उस हद तक होता नहीं है, तो उसके कारण हमारा थोड़ा सा मार्जिन हिट लेता है। दिस इज अ कॉस्ट फॉर ग्रोथ।
So we are paying a price for growth, Okay. but we are prioritizing growth at the moment. That is the only reason. ओके आई गॉट योर पॉइंट्स शिवा, बट ये बताएंगे कि एग्जैक्टली जो एस्ट्रेको और मैट्रिक्स के मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या है और यहाँ से आप कितना इम्प्रूवमेंट देखते हैं, और एक्स ऑफ आई मीन बोथ दीज एंटिटीज आपके मार्जिन्स क्या थे? So if I look at Atraco plus Matrix margins, collectively their margins are about 1.5% lower than our margins, and I think they will also start catching up very soon to our margins. हमारा इंटरनल कोशिश यही होगी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज FY26 में, वी विल ट्राई टू improve our margins by about 1%, and we are working towards that. And this will be an ongoing trajectory. We are very confident that with the demand being on our side, काफी demand पे tailwinds है हमारे लिए, और ऑर्डर बुक्स फुल है, फैक्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नियर फुल है, तो इसके चलते हुए हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ जाएगा, तो वी विल बी एबल टू ड्राइव अप आवर मार्जिन्स व्हाइल वी ड्राइव अप अवर ग्रोथ आल्सो। बिल्कुल। गणपति जी नमस्कार, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर, आपको ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसी लग रही है कंपनी की, अगर आप न्यू एक्विजिशन एक्सक्लूड करते निकालते, साथ ही आप वॉल्यूम और मार्जिन के मोर्चे पर आगे कैसे देख रहे हैं अपनी कंपनी को, और क्या ट्रैक्शन आपको नजर आ रहे हैं एक्विजिशन से? एक्विजिशन पे तो अवश्य ट्रैक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा एक्वायर्ड एंटिटीज पे ग्रोथ है, लेकिन हमारे जो स्टैंडअलोन एंटिटी है वहां पर हमें काफी हद तक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एंड एज यू सॉ, वी ग्रू बाय 19% YOY, तो ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तो हम मेंटेन करते रहेंगे, क्योंकि उस हद तक वी आर सीइंग अ टेलविंड ऑन द बिजनेस आल्सो। सर, यूएस मार्केट का ऑर्डर बुक कैसा है? साथ ही आप ये भी बताइए, क्या मार्केट शेयर आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश और चाइना में? बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, यहाँ सब जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, दीज आर कंट्रीज विच एक्सपोर्ट मच मोर देन इंडिया. People are trying to diversify away from them, partly due to cost reasons, partly due to fear of tariff, and कई सारे reasons हैं. बांग्लादेश में political instability है, तो ये सब को देखते हुए customers भी देख रहे हैं कि हम कैसे diversify करें, कैसे इंडिया आए, और इंडिया में कुछ large manufacturers like us will definitely tend to benefit. तो वो diversification का beneficiary हो सकते हैं हम, और हो भी रहे हैं, तो वो एक डेफिनेटली एक बेनिफिट आ रहा है। दूसरा, इन जनरल अगर आप देखेंगे तो एंड यूजर कंजम्पशन इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो इन डेवलप्ड मार्केट्स एट 3%, व्हिच इज अ वेरी लार्ज मार्केट इटसेल्फ, तो दैट आल्सो इज रिजल्टिंग इन इंक्रीमेंटल ग्रोथ. इन्वेंटरीज आर एट एन ऑल time low now with the retailers, so they will also want to build up inventory. So overall I am seeing a good traction from a demand perspective, which will help us for growth. ओके, अच्छा, मैं ये पूछूंगा अगर आपसे कि यूएस का जो अपैरल इंपोर्ट्स का ट्रेंड है, उसमें क्या कुछ सुधार आया है सर? क्या अभी तक तो मैं नवंबर से बात कर रहा था, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स एंड स्पेशली डेफिनेटली सुधार आया है। अगर आप देखेंगे कैलेंडर 2024 जिसका डेटा है हमारे पास, तो फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर 24 व्हेन आई कंपेयर विद कैलेंडर 23 नेगेटिव था डिमांड, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर 24 with 23 the US imports started galloping ahead, मतलब वो पॉजिटिव हो गया from a demand growth perspective. And if you look at 23 versus 22, it was again negative. So 22 to 23 drop हुआ, 23 to 24 first half drop हुआ, सेकेंड हाफ से डिमांड पिकअप होने लग गया है. दिस इज एट अ मैक्रो लेवल, यूएस इंपोर्ट्स अक्रॉस ऑल रिटेलर्स एंड लार्जर रिटेलर्स विथ हुम वी डील विथ टॉप 15 रिटेलर्स, उनके ग्रोथ और ज्यादा है. तो इन जनरल वी आर सीइंग अ गुड ट्रैक्शन थैंक्स टू डिमांड वॉल्यूम पिकिंग. ओके सिवा, बट एक बात और है, इस वक्त पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में टॉकिंग पॉइंट है यूएस और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी. थोड़ा सा घबराहट है आप लोगों के मन में भी, थोड़ा सा किसी और मार्केट में अपने आप को और कैपिटलाइज करने का मन है आपका इस वक्त? क्या तो जिस प्रकार से टैरिफ को लेके हम अभी 50 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूएस इज स्टिल अबाउट 75% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स. US is one of the most resilient markets. It's a large market. It's a homogeneous market, or US companies are doing well as well. So as far as tariff is concerned, अगर इंडिया के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैरिफ लगता है और दूसरे कंट्रीज पे इंडिया से कम लगता है, तब जाके कुछ इशू हो सकता है, विच आई डोंट फोरसी इट हैपनिंग.
If there is a tariff across the board, across all the manufacturing locations, we don't care. Relatively, we are not worse off. So I am घबराहट तो है नहीं, I don't foresee that we will be worse off compared to say China or other places. On the contrary, I feel कि tariff का डेल्टा हो सकता है, हमारा टैरिफ उनसे कम होगा तो हमें बेनिफिट है। और थोड़ा सा हमारा प्रोडक्शन अफ्रीका में भी हो रहा है जो ड्यूटी फ्री रेजिम है, तो अगर वर्ल्ड ओवर टैरिफ लगता है तो हमारे लिए अफ्रीका प्रोडक्शन विल बिकम इवन मोर अट्रैक्टिव। तो ओवरऑल आई थिंक वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। अफ्रीका ठीक है सर। सर लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? वो ग्रोथ मोमेंटम तो मेंटेन होगा ही, एंड मार्जिन का भी मैंने बताया कि मार्जिन इंप्रूवमेंट भी रहेगा। तो आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजीशन एंड वी विल कंटिन्यू टू ऐड कैपेसिटी टू कीप द ग्रोथ मोमेंटम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर, सीएनबीसी आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पे ज़्यादा बिकवाली हावी होती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग है, लेकिन कुछ स्टॉक्स देखिए, इन्फोसिस इसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है। इन्फोसिस का चार्ट रखिए स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे डे लो के आसपास फिलहाल ये, इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स डे लो पे हैं। इन्फोसिस पे एक राय गाबर सर, इन्फोसिस जिसके पास है वो क्या करे? जिसके पास है हो सकता है, लेकिन बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर इन्फोसिस का ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन यस मैं कहूंगा 1800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। 2000 एक बार पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी, लेकिन 2000 पार करना जरूरी है। सोफा होल्ड आई वुड से। इन्फोसिस 1883, इन्फोसिस लेके आइए एक बार, क्या कर रहा है इन्फोसिस? प्रकाश सर कह रहे हैं जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करिए। यस, अभी भी इन्फोसिस अगर आप रेस्ट ऑफ द मार्केट से कंपेयर करें फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में। एक बार कोटक महिंद्रा बैंक रखिएगा स्क्रीन पे, कोटक महिंद्रा बैंक, ये एक सुबह से ऐसा बैंक जो कि अकेले निफ्टी बैंक के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करा है 1947। अभी भी याद रखिएगा ये सितंबर 2023 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब कोटक से हटते हैं, खिसकते हैं और चलते हैं एक और मेहमान के पास। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, इस वक्त का ट्रेड आपका? सो शॉर्ट साइड का ट्रेड है और उसमें हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डीएलएफ पे शॉर्ट करने की सलाह। स्टॉक आज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है और हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और डाउन साइड ओपन होते हुए दिख रही है, जो कि स्टॉक को 720 715 की तरफ लेके जा सकती है। तो डीएलएफ फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 745 के आसपास कि डीएलएफ फ्यूचर शॉर्ट है। और अभी कुछ देर पहले हमारी गोदरेज प्रॉपर्टी से बातचीत भी हुई थी, बट एक आज स्पेस थोड़ा सा कंफर्टेबल है। प्लीज़ स्क्रीन पे एशियन पेंट्स रखिएगा, बर्जर पेंट्स रखिएगा और क्रूड भी रखिएगा, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस। ये एक ऐसी पॉकेट रही है कि पिछले 3-4 दिन से थोड़ी स्टेबल है। ये शिल्पा जी, बर्जर पेंट्स पे आपका कोई व्यू है क्या इस वक्त? मतलब लॉन्ग साइड पे पिक करने लायक पॉसिबिलिटी है इसमें या फिर अवॉइड करें? क्योंकि डायरेक्शनली तो लग रहा है कि शायद एक बार 100 एम का अटेम्प्ट ले। आपका व्यू इस वक्त बर्जर पेंट्स पे? जी, हमने जैसे बात किया था 460 पे भी व्यू लिया था कि 485 का एक नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए और इसके ऊपर जाता तो 500 तक का एक अपसाइड आपको मिलेगा। तो अभी वो वही प्ले आउट कर रहा है। अभी आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 475 का मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे 500 से लेके 505 तक का एक अप मूव आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति बर्जर पेंट्स पे। और इनफैक्ट एक और स्पेस जो गिरते बाजार में थोड़ी हिम्मत दिखा रहा है, हालांकि इस पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मजगांव डॉक देखिए यहाँ पे 3.5% की तेज़ी यहाँ पे। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड भी तेज़ होता हुआ नजर आ रहा है, भारत फोर्ज। तो डिफेंस स्टॉक्स में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक चार्ट चेक लेते हैं और फिर फंडामेंटली जानेंगे बाद में कि क्यों आज डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी है। मजगांव डॉक, राजेश पालविया जी, 3.5% की तेज़ी गिरते बाजार में देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए मजगांव डॉक में? तो स्ट्रक्चर स्टॉक का स्टेबल है। अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखें तो पिछले 5-6 वीक से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। नियर टर्म चार्ट पे स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। सजेशन ये रहेगा कि मजगांव डॉक जिनके पास है बने रह सकते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया डाउन साइड में जो है वो करीब 2170 के आसपास। जब तक ये स्टॉक इसके नीचे नहीं फिसलता है,
आई थिंक यहाँ पे एक पुल बैक का अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है स्टॉक, और पुल बैक में 2300 के लेवल क्रॉस हो सकता होने के बाद स्टॉक में तेजी और बढ़ सकती है। तो 2170 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख सकते हैं मजगांव डॉक। मजगांव डॉक फिलहाल अभी थोड़ा गिर के कारोबार कर रहे हैं। स्क्रीन रिफ्रेश वीरू सर करना मैं भूल गई थी, शुरुआत में तेजी देखने को मिल रही थी वहाँ पे, लेकिन जैसा कि मैं बात कर रही थी कि डिफेंस सेक्टर आज बाजार के फोकस में क्यों है और क्या अपडेट है इस पे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऐलान किया है कि अगले 5 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट 2 गुने से ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या है खबर और क्यों बढ़ रहा है देश में डिफेंस एक्सपोर्ट, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है मिताली बताइए क्या है खबर। तो भारत अब सिर्फ डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बन रहा है। अगले 5 साल में देश 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में ये अनाउंसमेंट किया है। इस साल ही इंडियन डिफेंस कंपनीज जो है वो करीबन 21,000 करोड़ की यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने वाली है। एक टाइम था जब भारत हेवीली डिफेंस इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था, लेकिन अब हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अच्छे खासे नेट एक्सपोर्टर भी बनते नजर आ सकते हैं। तो कैसा सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है जिससे डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, उसकी बात करें तो मोदी सरकार हर साल डिफेंस बजट बढ़ा रही है। 2025-26 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6.81 लाख करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन डिफेंस सेक्टर के लिए हुआ है, जो कि साल दर साल बेसिस पे 9.5% से ज़्यादा है। सरकार डोमेस्टिक कंपनी से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट पर भी फोकस कर रही है और 1138 कुल डिफेंस के आइटम जो है वो कि नेगेटिव लिस्ट में डाल दिए है, जिससे इम्पोर्ट कम हो और देश में ही प्रोडक्शन बढ़ता नजर आए। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन और R&D पर भी हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज इंडियन कंपनीज 100+ देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रही है। कौन से देश भारत से डिफेंस इक्विपमेंट ले जा रहे हैं, अगर उनकी हम नजर डालें तो भारत की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। रिसेंटली भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्सपोर्ट करी। इंडोनेशिया के साथ भी यहाँ पे एक्सपोर्ट की बातचीत चालू है। अर्मेनिया को आकाश और पिनाका मिसाइल सिस्टम दिया गया है, जबकि गुआना को डॉर्नियर 228 क्राफ्ट मिला। नाइजीरिया ने HAL से 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे हैं। इसी के चलते अफ्रीका, वियतनाम, UAE ऐसे जैसे देशों में भी हमारी बातचीत चालू है एक्सपोर्ट्स के लिए। भारत का जो नेक्स्ट फोकस है वो कहाँ है, तो भारत से ट्रेडिशनल वेपन्स पर ही डिपेंडेंट नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में भी आगे उभर कर आ रहा है। डिफेंस सेक्टर में अब UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स पर फोकस किया जा रहा है। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ताकि डिफेंस प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ सके। तो इसी के चलते आज डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ये ऐलान था कि 50,000 करोड़ की FY29 तक हमें एक्सपोर्ट देखने को मिल सकती है, तो ये काफ़ी बड़ा अप्रोच देखा जा सकता है। जी FY29 तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए यानी करीब आधा ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा गया है। और यही कारण था कि सुबह इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन उसके बाद मार्केट, याद रखिएगा, मार्केट के साथ पूरा का पूरा डिफेंस भी कोलैप्स हुआ। मजगांव डॉक बैकफुट पे आ गया था। इट्स 2218, अब ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा यहाँ पे। बट डिफेंस में आज एक सुबह इनफैक्ट BHL में स्ट्रेंथ थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो भी कोलैप्स हो गया। बट सुबह का ये सेक्टर था यहाँ पे। नंबर्स शुरू करेंगे डायरेक्टर साहब, बताइएगा, क्योंकि मैं जो बर्जर पेंट्स था उसके नंबर्स को मैं देख रहा था। और दीपाली से बात करते हैं, इसमें मेरे साथ मौजूद भी है इस वक्त। दीपाली, बर्जर क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? थैंक यू वीरू। और इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री की बात करें, प्रीवियस क्वार्टर के अर्निंग्स देखें तो डिमांड स्ट्रेस तो रेगुलरली बना हुआ है ही, जो कि इस क्वार्टर में भी रिफ्लेक्ट होगा। कमेंट्री हालांकि मैनेजमेंट के आगे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि एक्सपेक्ट करें कमेंट्री में, उसके बारे में बताएंगे। पहले नंबर्स बता देते हैं। अनुमान ये है कि जो इनकी सेल्स है वो 2% ग्रो हो सकती है वाई बेसिस पे, तो थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर दिख सकती है। अदरवाइज मुनाफा 4% घटकर आ सकता है सालाना आधार पर, एबिटा 3% घटकर आ सकता है, और एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 16.6% से घटकर 15.8% के आसपास रह सकते हैं। दरअसल जो लोअर वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने, और साथ साथ जो एडवर्स प्राइसिंग रही है उसके कारण ओवरऑल अर्निंग्स पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से म्यूटेड रेवेन्यूज इस क्वार्टर में आ सकते हैं। एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं ताकि डिमांड को पुश देने के लिए कंपनी ने एडवर्टीजमेंट काफ़ी किए थे, हायर एडवर्टीजमेंट स्पेंड किया था, डिस्काउंट्स दिए थे, तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन पर इसलिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो डिमांड स्ट्रेस है अर्बन मार्केट में वो भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नंबर्स पर डिमांड, वीक डिमांड का इम्पैक्ट दिखाई देगा। अब अर्निंग्स के बाद कमेंट्री क्या इंपॉर्टेंट रहेगी, 2-3 चीजें जरूर सुनना चाहेंगे मैनेजमेंट से। पहला तो ये कि डिमांड आउटलुक कैसा है रूरल मार्केट में, साथ ही साथ अर्बन मार्केट में। दूसरा
यहाँ से प्राइस ट्रेंड्स कैसे रह सकते हैं की रॉ मटेरियल की? क्रूड की आप बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड कंपनी के क्या कमेंट्स आते हैं प्राइसिंग को लेकर, रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ ही साथ कंपटीशन और मार्केट शेयर को लेकर कंपनी के कमेंट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रीवियस क्वार्टर की एक बार क्विकली आपको बता दें, मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि 2-3 क्वार्टर और लगेंगे डिमांड को रिवाइव होने में, लेकिन अब देखना होगा कि कितना सुधार के इंडिकेशन फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शायद दीपाली, शुक्रिया आपका। शायद आपने सुना, अभी दीपाली ने भी कहा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी यही कि एटलीस्ट इट विल टेक फर्दर आई थिंक 2 to 3 क्वार्टर्स टू, मतलब जब तक ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी बदले। एशियन पेंट्स में भी नंबर्स में हमें कुछ सरप्राइजेस थे, क्योंकि इनका प्राइस डैमेज बाजार के प्राइस डैमेज से पहले शुरू हो चुका था और काफ़ी बड़ा हो भी चुका है। आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रा कॉल लिया? और ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा कॉन्ट्रा कॉल में बिलीव करते हैं। अभी बर्जर पे या फिर एशियन पेंट्स पे व्यू आपका? देखिए, हमारा ये मानना है कि शायद बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस तो अभी भी इनकी नहीं है, बट जो हाइप पे वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड करते हैं लगभग उसके लोअर बैंड पे आ गए हैं। तो यहाँ से हमें लगता है धीरे धीरे करके, जैसे एफएमसीजी में हमने कहा था कि वो निबल इन करना आप चालू करिए, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से आपको एक तरफा मूवमेंट मिले, क्योंकि कंपटीशन वगैरह अभी भी थोड़ा सा रहेगा। जो नए इनकम्बेंट्स आए हैं, चाहे जेएसडब्ल्यू, चाहे बिरला ओपर्स या ग्रासिम का जो कंपनी है, तो मुझे लगता है वो कैसे प्ले आउट होता है वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। लेकिन जितना हमें समझ में आता है कि डिमांड काफी रोबस्ट रहनी चाहिए ऑल ओवर। तो इनिशियली हो सकता है, जैसा आप भी बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट भी बोल रही है, 6-8 महीने का एक हाइटस हो सकता है, उसके बाद नॉर्मल नंबर्स दिखेंगे। रॉ मटेरियल साइड पे प्रेशर नहीं रहना चाहिए, तो वो एक फायदा रहना चाहिए नीचे तेल की कीमतें कम रहने की वजह से। तो मुझे लगता है अब इन वैल्यूएशन पे कितना 45-46 टाइम एक साल फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं एशियन पेंट्स में। बर्जर्स में भी मेरे हिसाब से सिमिलर वैल्यूएशन है। तो यहाँ से निबल इन करना चालू कीजिए, मे बी और 10% यहाँ से करेक्शन मिलती है तो स्टैगर करके वहां पे बाइंग करना सेंसिबल है। बट कॉन्ट्रा बाइंग के हिसाब से कि वैल्यूएशन एकदम ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है कि 20-22 के मल्टीपल पे मिल रहा है, और यूजुअली शायद वो होगा भी नहीं इन केसेस में। तो मुझे लगता है यहाँ से अभी लगभग 45 पे है, अगर आपको 40 या 38 के मल्टीपल पे मिले तो वहां पे काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो स्टैगर करके यहाँ से लेके अगले 10% की करेक्शन में बाई करना मेरे हिसाब से एक आइडियल स्ट्रेटेजी होगी। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी बर्जर पेंट्स पे। चलिए अब कंचन के पास चलते हैं और ल्यूपिन के नतीजों का अनुमान जानते हैं। बताइए कंचन। जी, नंबर्स हमें रोबस्ट देखने को मिल सकते हैं क्वार्टर 3 में। रेवेन्यू में 10%, पैट में 30%, एबिटा 26% और मार्जिन यहाँ पे 2% तक हमें साल दर साल उभरते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब मार्जिन में हमने बोला जो कि हमें एक बढ़त देखने को मिल सकती है। बेसिकली जो इनकी जेनरिक दवाई है स्पिरिवा और मीरा बैकग्राउंड, उससे मार्जिन को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट जो इनकी यूएस सेल्स है उसमें भी Y-on-Y बेसिस पे हमें 14% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जिसके पीछे का जो मेजर ड्राइवर है वो है कंपनी के नीश लॉन्चेस और साथ ही साथ नए अप्रूवल्स। इसके साथ ही साथ आपको देखना होगा कि जेनरिक लॉन्चेस में जो सेल्स है वो किस तरीके की रहती है। डोमेस्टिक सेगमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी Y-on-Y बेसिस पे हमें 9% की उम्मीदें जताई जा रही है, और उसके पीछे के जो मेजर ड्राइवर है वो है कार्डियक यानी कि दिल की दवा, और साथ ही साथ एंटी डायबिटिक थेरेपी जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। अब आपको फोकस कहाँ पे रखना होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि नीश अप्रूवल को लेके किस तरीके के अपडेट्स आते हैं कंपनी की तरफ से, स्पेसिफिकली डुलेरा और रेस्बीमैट, और साथ ही साथ जो कंपनी की दूसरी दवाई है लुजेंटिस, उसको लेके यूएस एफडीए की तरफ से किस तरीके की फाइलिंग्स आती है एल्फीबोसेप्ट में, और साथ ही साथ जो बाकी के इसके बायोसिमिलर्स हैं उसमें किस तरीके की डेवलपमेंट आती है। लेकिन नंबर्स हमें क्वार्टर 3 में पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रह सकते हैं ल्यूपिन के नतीजे। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट कैसे रहते हैं। मिताली आप बताइए आईआरसीटीसी के नतीजों का अनुमान कैसा रह सकता है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? तो आईआरसीटीसी में सेल्स और पैट में हमें 3 से 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सेल्स मैं बताना चाहूँगी 1157 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 3.5% पिछले साल के कंपैरिजन में ऊपर हुआ। एबिटा यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल सकता है, लेकिन एबिटा मार्जिन में 103 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे जताई जा रही है। पैट का जो आंकड़ा है वो 326.5 करोड़ के आसपास की उम्मीद जताई जा रही है। आगे देखा जाए तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है केटरिंग रेवेन्यू से 15% CAGR की ग्रोथ वहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है, और टैरिफ हाइक से अपसाइड भी हो सकता है। फ्लाइट्स और बसेस में एक्सपैंडेड सर्विसेज के थ्रू हमें टिकटिंग रेवेन्यू से भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कुछ की पॉइंट्स जो आपको देखने होंगे उसमें शामिल है, अगर फ्यूचर रेवेन्यू और मार्जिन्स की टारगेट्स में अगर कोई अपडेट आता है तो वो की मॉनिटरेबल रहेगा। साथ ही कोई एक्विजिशन अगर कंपनी अनाउंस करती है जिससे ग्रोथ के लिए वो क्रूशल हो, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ देखने को रह सकता है। आईआरसीटीसी, बहुत शुक्रिया मिताली, दीपाली और कंचन, आप सभी का नंबर्स पे एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए स्क्रीन पे।
मीनवाइल आप लेके आइए राजेश सतपुते जी का जो ट्रेड था, दैट्स आई थिंक टेक महिंद्रा, इट्स नाउ 1698 डे हाई पर। राजेश जी, वो ट्रेड आपका अच्छा रहा। आई मीन मैं वाकई जब दीपाली मिताली बात कर रही थी उस वक्त देख रहा था इस स्टॉक को, नाइस ट्रेड। और वही एक कारण है कि निफ्टी आईटी में लोअर लेवल से थोड़ा सुधार। और यस, निफ्टी आईटी जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इनफैक्ट 228 पे निफ्टी आईटी था करीब 52,510, करीब 52,700 अब है, यानी 150 अंकों की रिकवरी। तो वो जो 23,300 का पुट राइटर था उसके कन्विक्शन के लिए काम आया निफ्टी आईटी। तो एटलीस्ट हम वहाँ पे एक थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश करते हुए चलिए अब एक काम करते हैं। 4 ट्रेड्स बाकी हैं और शिल्पा रावत जी के सौजन्य से आएगा 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन, उसकी इम्पैक्ट देते हैं अभी और कुछ देर में। और एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपुते जी, 4 के चमत्कार अमित सेठ जी के सौजन्य से आएगा और श्रद्धा अवस्थी जी आज का मिड कैप फंड। शिल्पा जी, क्या पिक कर रही हैं आप सस्ता ऑप्शन आज? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन मेरा यहाँ पे रहेगा कैम्स में। कैम्स मुझे लगता है कि अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3600 3620 तक पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए और नीचे में 3500 के नीचे आपको ये स्टॉक 3450 जोन्स तक भी आपको एक डाउनसाइड आपको ओपन होते मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 3500 का पुट ऑप्शन जो रफली आपको अभी 97 पे अभी ट्रेड करते हुए मिल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप स्टॉप लॉस रखिए 75 का और ये व्यू सही जाता है तो आपको ये टूवर्ड्स 130 से लेके 155 तक भी मूव करते मिलेगा। तो थोड़ा सा अभी के लिए मुझे कॉन्ट्रेरियन लग रहा है लेकिन इट शुड वर्क। ये 3450 तक आपको एक बार डिप लेते हुए दिखना चाहिए। ओके, कैम्स का पुट ऑप्शन यहाँ पे 3500 का 9420 पे ट्रेड करता हूँ। राजेश जी, आपका ट्रेड? नजर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेक महिंद्रा। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर आईटी स्टॉक्स पे है और उसमें से जो नेक्स्ट पिक रहेगा टेक महिंद्रा तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ये अपने 200 डीएम देखिए, इसने अपना 200 डीएम को रिस्पेक्ट किया। अगर आप चार्ट देखें वीरेंद्र जी, कम से कम पिछले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन ये अपने 200 डीएम पे खड़ा है और इसी लेवल से यहाँ पे स्विंग आ रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसका टारगेट होगा 1760। 1760 पहला टारगेट होगा, वो निकले तो 1785। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी इज अ बाय, मेरा स्टॉप लॉस होगा 1720 का। अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी बताइए, कौन से चार्ट में चमत्कार करने का दम है? जी श्रेया जी, मुझे इस समय भारती एयरटेल पसंद आ रहा है। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्स। इतनी मार्केट वॉलेटिलिटी हमने पिछले 3-4 दिनों में निफ्टी में गिरावट देखी, बट भारती में एक अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ और ये अपने लेवल्स काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 10 और 20 डेमा भी कहीं पे भी वायलेट नहीं हो रहा। इनफैक्ट जब भी मार्केट रिबाउंड करता है ये स्टॉक आउट परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो इसे बाय करें। 1689 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 1670 रुपए का 1670 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1730 के 1730 रुपए के। भारती एयरटेल गिरते बाजार में भी 0.25% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ। चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी बताइए, आपका मिड कैप फंडा? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा कीस्टोन रियल्टर्स या रुस्तम जी। एमएमआर रीजन में ऑपरेट करने वाली कंपनी है। मिड मार्केट सेगमेंट में से लगभग 40-41% रेवेन्यू आता है। कंपनी ने रिसेंटली प्लॉटेड डेवलपमेंट में भी काम करना चालू किया है। हमारा ये मानना है कि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी स्ट्रांग रहने चाहिए, जैसा कंपनी में भी जो नए प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हैं उसमें प्री सेल्स वगैरह भी स्ट्रांग है। अगले साल भी ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। तो हमें लगता है ये ऊपर से करीब कितना 30-35% ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है और एमएमआर रीजन में एज सच रियल एस्टेट में कोई स्लो डाउन की उम्मीद हम कर नहीं रहे। तो अगले साल 15-16% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ, 18-19% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ आना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। 29-30 रुपए के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए। 25 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 750 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कीस्टोन रियल्टर्स हमें लगता है काफी बढ़िया बेट है। ओ कीस्टोन रियल्टर्स आपके यहाँ पे बाय कॉल है। मैं स्क्रीन पे 4 ट्रेड्स रखूंगा। शुरुआत की थी हमने कैम्स की पुट ऑप्शन से, 3500 की पुट शिल्पा जी का ट्रेड था और फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ आई थिंक 130-155 आपको बाय करना है। 75 का स्टॉप लॉस, टारगेट यहाँ पे 9760 पे ट्रेड करते हुए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज फ्यूचर्स, राजेश जी फुल फॉर्म में समर्पित हैं आईटी पर और करीब 1760 के लक्ष्य के लिए 1785 के टारगेट के लिए लगभग आपको बाय करना है। भारतीय एयरटेल अमित सेठ जी का ट्रेड है 1730 के लक्ष्य के लिए
और कीस्टोन, ये यहाँ पे शरद जी की कॉल है। एक स्टॉक लेके आइए और उस पर मेरे ख्याल से वो जो गाना है ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक बार जरा देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स हो क्या रहा है यहाँ पे 55-22 डे हाई पर, और मैं इसको शायद फंडामेंटली तो जस्टिफाई ना कर पाऊँ लेकिन टेक्निकली कर सकता हूँ। मानस, ये ट्रेड ये स्टॉक देखा आपने? मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउन चल बाइसेक्ट हुई है, सारे एवरेजेस रिगेन की है। आपका व्यू इस पे? देखिए डेली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकला था। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी और रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 6250 6250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे नहीं। कोई डिप ले तो खरीदारी करें। आई थिंक अगर 5300 के आसपास 5350 5300 के आसपास मिले तो 5000 के स्टॉप लॉस की खरीदारी करिए और 6250 की टारगेट सेट करिए। ओके, गॉडफ्रे फिलिप्स आपकी स्क्रीन पे 64 रुपये ऊपर आके ट्रेड करता हूँ। लेकिन आईटी में स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, लेकिन आईटी से मैं हटूंगा थोड़ा सा और बात करूंगा उन स्टॉक्स पे जहाँ पे एक ज़माने में, और ज़माना बहुत पुराना नहीं है, महीने भर पहले की बात थी, 1.5 महीने पहले की बात, मेरे ख्याल से नवंबर की, न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट्स वायदा कारोबार में आने वाले शेयरों में जोरदार तेजी थी। नवंबर को स्पॉन्सर उन्होंने किया था। पर दीपाली, अब हाल क्या है? कुछ वैसे ही या फिर कुछ और? वीरू इनफैक्ट 29 नवंबर से लेकर अब तक लगभग 51 शेयर्स हैं जिनकी एंट्री हुई है एफएनओ मार्केट में, और इन 51 स्टॉक्स में से सिर्फ 46 ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। गिरावट भी ठीक ठाक है। सिर्फ 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स लैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट 45 स्टॉक्स की एंट्री हुई थी 29 नवंबर को, और 6 नए स्टॉक्स की एंट्री हुई है 31 जनवरी 2025 को। और महज इस 2 महीने के पीरियड के दौरान आप इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखिए। पहले मैं वो स्टॉक्स आपको दिखाती हूँ जो कि तेज़ हैं और जो कि हरे निशान में बने हुए हैं अपनी एफएनओ एंट्री के बावजूद। बीएसई लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, रेवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन 4 स्टॉक्स की तरफ से रिटर्न्स पॉजिटिव हैं इनकी एंट्री से लेकर अब तक। इन चारों की ही एंट्री इनफैक्ट 29 नवंबर से हुई थी और 1% से लेकर 21% के रिटर्न्स इन स्टॉक से आते हुए दिखाई दिए हैं। बीएसई एक आउट परफॉर्मर रहा है जिसने 26% के रिटर्न्स दिए हैं एफएनओ सेगमेंट में एंट्री होने के बावजूद भी। एक आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक और है जो कि अनाउंसमेंट के बाद तो चला था, लेकिन 29 नवंबर के बाद से स्टॉक की परफॉर्मेंस नेगेटिव ही रही है। अब दिखाते हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है जो स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स दिखाते हैं जो कि अपने एंट्री के बाद से लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं। 29 नवंबर से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस तो नेगेटिव साइड पर रही है। एनसीसी 32% गिरा है एंट्री के बाद से लेकर अब तक। कल्याण ज्वेलर्स 29%, इसके अलावा कैम्स में 28% की नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जियो फाइनेंशियल, अदानी टोटल गैस, इन स्टॉक्स की तरफ से 25 से लेकर 26% तक का नेगेटिव रिटर्न रहा है एफएनओ एंट्री से लेकर अब तक। साथ ही HFCL, CESC, प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ भी 21 से लेकर 24% के रिटर्न रहे हैं। तो ये तो सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स वीरू आपको बताए हैं जिनकी तरफ से नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है। लिस्ट तो लंबी है क्योंकि 46 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इन स्टॉक्स की तरफ से भी 20 से लेकर 32% तक के नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। थैंक यू दीपाली इतनी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। अब जैसे वीरू जी ने मेंशन किया, आईटी सेक्टर में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। एचसीएल टेक देखिए, टेक महिंद्रा, इसके अलावा टीसीएस भी फिलहाल इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए एचसीएल टेक डे हाई के आसपास आता हुआ, टेक महिंद्रा में भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक, टीसीएस में भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक। चलिए एचसीएल टेक पे एक चार्ट चेक लेते हैं। बताइए अमित जी, एचसीएल टेक एक पुल बैक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको चार्ट्स में? जी इनफैक्ट शिया जी, जैसा कि राजेश जी ने भी कहा था कि काफी अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है आईटी सेक्टर में, और यहाँ पे एचसीएल टेक भी काफी अच्छे से कंसोलिडेट किया 200 एमआ पे, और काफी ऑर्डरली कंसोलिडेशन है। स्टॉक ने अपना 10 एमआ रिगेन कर लिया है, तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश है। इनफैक्ट इसके अलावा जो मुझे अगला स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है दैट इज विप्रो। विप्रो का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 10 और 20 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे जब भी एक डिप आया टुवर्ड्स 20 डमा दैट हैज बीन बॉट इनटू, तो विप्रो भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये तीनों ही स्टॉक्स, विप्रो की बात कर लें, इन्फोसिस की बात कर लें, एचसीएल टेक, दे हैव अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ओके, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा का यहाँ पे डिस्कशन बहुत हो गया। अब मीनवाइल आप लेके आइए पूरा पावर स्पेस। एक बार आप स्क्रीन पे रखिएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद आप रखिएगा टाटा पावर, आप आरईसी को रखिए, आप पावर पीएफसी को रखिए, सब में पेन है।
ये शिल्पा जी, स्पेशली मैं देख रहा था, एक बार स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़, REC 422.60 यहाँ पे मैं जो होता है ना, मेरी वो एक स्क्रीन है जहाँ पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, उस पे आज पावर सबसे ऊपर है। अभी पुट ऑप्शंस के लिए आपको सबसे वाजिब स्ट्रक्चर, आई मीन लुक एट REC, आई मीन एक दिन में 15 लाख का बिल्डअप शॉर्ट साइड पे, कोई पुट है क्या शिल्पा जी पावर में खेलने के लिए इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पे REC 410 से लेके 400 तक का एक अभी और डाउनसाइड प्ले इसमें बाकी है। इसको फ्राइडे में ही हमने 445 के स्टॉप लॉस से सेल के लिए रेकमेंड किया भी हुआ था, तो यहाँ पे 410 400 का लेवल अभी भी प्ले आउट करना बाकी है। तो 420 का पुट ऑप्शन जो रफली अभी 14 साढ़े 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 8 रुपए का मेंटेन कीजिए। ये मुझे लगता है 21 से लेके 23 तक का एक मूव आपको अपसाइड की तरफ प्ले करते हुए दिखना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये रणनीति REC पे आते हुए एक बार कमेंट्स इंडिया का इंडस्ट्रीज़ का आप रखिए चार्ट स्क्रीन पर। यहाँ पे भी वायदा कारोबार में गेनर्स में शामिल, इसमें भी 0.25% की कमेंट्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। मानस जी, आप बताइए कमेंट्स पे क्या करना चाहिए जिनके पास है, और क्या रणनीति फिलहाल आगे आप अपनाना चाहेंगे इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट दिखता है इस कंसोलिडेशन में, और 3050 के आसपास रेजिस्टेंस दिखता है। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक कोई डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है। बट अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 3050 के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 3300 रुपए के आसपास है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ओके, कमेंट्स यहाँ पे, बट एक बात है, मतलब निफ्टी IT ने जो हल्का सा पुश जनरेट किया, उसने निफ्टी को एक पुश दिया। जरा प्लीज़ वो 2 बजे के जो हम पुट ऑप्शन के स्टैट दिख रहे थे, जरा वो लेके आइए। तो वो 23,300 का पुट राइटर का जो कन्विक्शन था कि भाई ठीक है यहाँ पुट बेचते हैं, शायद हम होल्ड कर जाएं इस लेवल को, तो वो तो काम आ गया। एटलीस्ट एक अच्छी रिकवरी है। 23,300 की पुट कितनी बिकी हुई है? 21 लाख आउटस्टैंडिंग वाई रीजनेबल है, एंड इट्स जस्ट इक्वल टू आई थिंक 23,100। और निफ्टी बैंक अब करीब आप समझ लीजिएगा कि 49,964 पे है, यानी 20 डे के जोन को नहीं तोड़ा। सबसे पावरफुल मैसेज अगर कोई स्टॉक दे रहा है तो वो है आज कोटक महिंद्रा बैंक। अमित जी, एक बहुत अच्छी राइजिंग चैनल, एक बहुत ही अच्छे, अगर आप देखें पैटर्न का एक ब्रेकआउट है। डॉक्टर साहब जरा इसकी 1950 की पुट रखिएगा। 1950 का पुट राइटर क्या कर रहा है, मैं उसको देखना चाहूँगा। 1950 हो या 1940 होगा। इनफैक्ट ये प्रश्न पूछते हैं अभी भी, मैं चलता हूँ राजेश पालविया जी के पास। राजेश जी, ये 10 अगस्त 2023 से लेकर ये, हाँ 1940 होगी, माफ़ कीजिएगा 1950 40 होगी यहाँ पे, 14 lakhs का आउटस्टैंडिंग वाई, 4% वाई बिल्डअप हुआ विद डिक्लाइन इन आई थिंक 8.5 रुपीज़, यानी सब्सटेंशियल पुट राइटिंग है। फाइनली मेरे ख्याल से जून 2023 के बाद ये एक सिग्नल दे रहा है कि मैं अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में जा रहा हूँ। आपको कन्विक्शन है इस ट्रेजेक्ट्री का? क्या लग रहा है कि ये अपने आप को 1990 या फिर 2010 के लिए प्रिपेयर कर रहा है राजेश जी? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए कोटक बैंक में एक स्ट्रेंथ तो बिल्कुल बनी हुई है, और जिस तरीके से स्टॉक अब अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई बने थे सितंबर में, उसको भी अब सरपास 2024 में जो हाई बने थे उसको कंफर्टेबली सरपास कर चुका है। जिस तरीके के फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे, हमें लगता है यस, ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। 1990 2020 तक के अपसाइड के टारगेट कोटक बैंक में आते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रखना होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 1920 के आसपास, और अपसाइड में 1990 2020 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में कॉल ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक 1940 के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये मोमेंटम 1990 की तरफ बढ़ेगा। तो 1960 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है, 1960 स्ट्राइक का, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 38 रुपीज के आसपास। इसको बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में 28 का स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड के टारगेट 58 से 60 रुपीज तक आते हुए दिख सकते हैं।
कोटक महिंद्रा फिलहाल बाई साइड की ट्रेड ये अच्छी इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है राजेश जी को। चलिए अब टॉपिक थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं और इंफ्रा की बात करते हैं। सड़क परिवहन और हवाई मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि देश में 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देखिए अब तक जो काम हुआ है वो सिर्फ झांकी है, ऐसा नितिन गडकरी ने कहा है। अगले 1 साल में इस क्षेत्र में 4 गुना ग्रोथ दिखेगी। नितिन गडकरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने, आप भी सुनिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट आप उम्मीद करते हैं कि इस साल हम लोगों को दे पाएंगे? सर बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। अब उसमें इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है कि मैं कौन से, जेवर एयरपोर्ट का बन जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस वे का बन जाएगा, दिल्ली मुंबई पूरा हो जाएगा, दिल्ली देहरादून पूरा हो जाएगा, नागपुर हैदराबाद का काम शुरू हो जाएगा, ये चेन्नई से बेंगलोर ये 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको एक बात इतने ही बता सकता हूँ सर कि आपने जो नेशनल हाईवे में देखा है वो तो आइसबर्ग का इतना ही देखा है। हाँ। अब 1-1.5 साल के बाद इससे 4 गुना ज़्यादा आप देखोगे। जी हम उम्मीद करते हैं। सर एक चीज़ और लोगों को बहुत इंतज़ार है, काफ़ी खबरें भी आई कि टोल रिफॉर्म करने जा रहे हैं, एक बार में लोग पास बनवा पाएंगे, जितना ट्रैवल करें उतना ही टोल देना पड़ेगा। कब तक ये पॉलिसी आ जाएगी? इसका अध्ययन भी हो गया है लगभग, अभी जल्दी से जल्दी उसको डिक्लेयर करेंगे और टोल के बारे में लोगों को कोई तकरार नहीं रहेगी। हम उसके बारे में लोगों की जितनी शिकायतें उसको रिजॉल्व इस साल 2025 में उम्मीद कर लें कि निश्चित रूप से 2025 का के लिए हम लोग 1-8 महीने में रिजल्ट करेंगे। तो 3000 में ईयरली पास कितना अच्छा होगा ना वो। अभी तो मैं श्रेया बताऊं, मैं हरिद्वार जाता हूं तो लगभग एक तरफ से 400 रुपये का 380 रुपये का टोल लग जाता है, यानी भरपूर फ़ायदा होगा अगर 1 साल का टोल मिल जाए। और आपको मालूम है ये देहरादून अपना हाईवे वो शुरू हो गया है, उसके कुछ ट्रांचेस शुरू हो गए हैं। कितनी देर पहुँचेंगे देहरादून, गैस करिए। दिल्ली टू देहरादून दिल्ली टू देहरादून आई हैव नो क्लू सर। हाँ। कितनी देर में पहुँच जाएंगे? 2.25 घंटे में दिल्ली टू देहरादून। आपके लिए बेहतर हो गया आप। हाँ मतलब मैं भी उस पर चढ़ूँगा और हम हरिद्वार के लिए डाइवर्ट हो जाएंगे बीच में, मेरे ख्याल से रुड़की से पहले, सहारनपुर के आसपास। बट अद्भुत अद्भुत है ये। बट आपका व्यू जानना चाहूँगा यहाँ पर शरद जी, इंफ्रा में क्या क्या पिक कर रहे हैं आप, और कोई खास कॉल आपकी इस वक्त इंफ्रा में, एंड स्पेशली दिस आई थिंक रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में? जीआर इंफ्रा, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, एनसीसी दोनों स्टॉक्स ने काफी करेक्शन देखी है। जीआर इंफ्रा को नए ऑर्डर बुक्स में भी कोई ऐसी करेक्शन देखने नहीं मिली है, तो हमें लगता है ये दोनों ही स्टॉक्स, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने करेक्शन देखी है, बट प्राइमरीली हमें लगता है कि ये दो को रोड इंफ्रा पे फोकस है, तो इनको काफी फायदा मिलना चाहिए। और नागार्जुना में हमने शायद थोड़ी करेक्शन भी देखी है पिछले 6-8 महीनों में डिसेंट। तो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन हमें लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे डिसेंट है 50-60 रुपए की अपसाइड के लिए। और जीआर इंफ्रा में जिस तरीके की अग्रेशन से अब ऑर्डर बुक्स रिलीज हो गई हैं, तो हमें लगता है कि वहां पे भी ऑर्डर बुक अग्रेशन काफी स्ट्रांग होगा, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय के नंबर्स में एक अपवर्ड रेटिंग मिले। तो ये दो स्टॉक्स मुझे लगता है बेटर परफॉर्म करेंगे सिविल इंफ्रा के हिसाब से, पर्टिकुलरली रोड और हाईवेज के हिसाब से। जीआर इंफ्रा आपकी स्क्रीन पे 1159 पे ट्रेड करता हुआ। मीनवेल कोटक बैंक अच्छा करता हुआ, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और एक बार रखिएगा आप HDFC लाइफ। अमित जी, आज तो इनफैक्ट जो LIC के नंबर्स थे काफ़ी वीक थे, उसके बाद इसमें सुबह सुबह एक टेलविंड था उसके लिए, बट 638 अमित जी आपको क्या लग रहा है कि अगर ये कल 640 या फिर 645 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, क्या ये एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड हो सकता है क्या HDFC लाइफ? जी वीरेंद्र जी, अगर HDFC लाइफ का वीकली चार्ट देखें तो लगभग 600-620 इसका एक सपोर्ट जोन है। स्टॉक पिछले 1-1.5 महीने से इसी रेंज में घूम रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बजट डे पे जरूर एक वाइट कैंडल थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो मूव है, जो कंसोलिडेशन है पिछले 8 से 10 दिनों में, दैट इज क्वाइट ऑर्डिनरी। ऑलमोस्ट सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर चुका है। सिर्फ एक छोटा सा हर्डल है इसका 200 डेमा के, जिसके ऊपर अगर निकलेगा तो आई थिंक और भी ज्यादा पॉजिटिव ट्रैक्शन हो जाएगा। बट इन द मीनवाइल आई थिंक थोड़ा सा हम वेट करना चाहेंगे। 644 एक बार निकले तो आई थिंक यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर टारगेट्स ऑफ 660 एंड 665, और इन दैट केस हम स्टॉप लॉस अपना 636 का रखेंगे। 636 का स्टॉप लॉस, ठीक है। HDFC लाइफ फिलहाल इसमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक रखें, मारुति डे लो के आसपास फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, और मारुति देखिए डे लो के आसपास। इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा रिजल्ट अच्छे थे इसके, और ब्रोकरेजेस भी बुलिश नज़र आ रहे थे जब हम सुबह इसको ट्रैक कर रहे थे, लेकिन
उसके बाद बाजार में गिरावट जैसे हावी हुई, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी गिरकर कारोबार कर रहा है। शिल्पा जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा रिजल्ट अच्छे, शुरुआत भी अच्छी हुई, लेकिन फिर क्या पसंद नहीं आ रहा अभी, क्या करना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में? श्रेया, यहाँ पे 3200 पे तो एक रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर वापस नहीं जाता है तो इसके नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स आपको मिलने थोड़े मुश्किल रहेंगे। यहाँ पे डाउनसाइड में मुझे लगता है कि टूवर्ड्स 3100 अगर मिले तो आप फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं, अदरवाइज अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच। पे आज मैंने प्रॉफिट टेकिंग हुई यहाँ पर, क्योंकि बाजार ही ऐसा था। और सुबह मेरी बात ये हो रही थी कि अगर हम, देखिए टीम में हमने ग्रीन प्लेसमेंट भी रखी थी, रेड प्लेसमेंट भी रखी थी, लेकिन अगर हम वो 23,429 की ट्रेजेक्टरी को अगर सरेंडर करते हैं, 20 डे में सरेंडर करते हैं, तो हर कुछ गिरेगा, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, चाहे अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सब गिरेगा उसके बाद, कोई राय नहीं है। अच्छा, कुछ वीक पॉकेट्स को और डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे पेन है, अभी भी आपकी स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज़ ज़रा एक बार। ABFRL का डिस्कशन हो गया था, REC का डिस्कशन हो गया है, अब मैं रखना चाहूँगा पॉलीकैब, क्योंकि ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अब एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है। मानस, ये इस पर आपकी और मेरी पैरिटी काफ़ी बनती है, काफ़ी डिस्कशन किया भी हमने, ज़रा प्लीज़ इसका OI रखिएगा स्क्रीन पे। आप 7 डे स्विंग देखिए, 1 मंथ 13.5% और 3 मंथ 16% सिंक हो चुका है। और मैं वीकेंड पे भी जो स्टडी कर रहा था उसमें भी प्लस आज का OI देखिए 5.5%। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आपको पॉलीकैब, मानस? देखिए, पहले तो आई थिंक जो पिछला लो था वो स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, तो करीब 5500 के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसके हिसाब से तो शायद 5500 का लेवल भी ब्रीच होगा और उसके नीचे शायद 5200 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। क्लियर पैटर्न है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, उछाल पे टेंडेम मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मेरा व्यू बेयरिश है। बेयरिश अभी फिलहाल चार्ट में पॉलीकैब की स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। चलिए अब बात करते हैं डॉलर वर्सेस रुपी की। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों तक फिसल गया था और आज शुरुआती सत्र में अगर बात करें तो 87.95 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरावट हमें देखने को मिली। फिर बाद में थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन अब एक बार फिर से दबाव दिख रहा है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा जी। मनीषा जी, बताइए क्या है कारण रुपये के फिसलने का? ये दूसरा लगातार ऐसा साल है और तीसरा ऐसा क्वार्टर है जहां पर रुपए की गिरावट थमती हुई नजर नहीं आ रही। ऑल टाइम लोज जैसे आपने बताया हमने रुपए में आते हुए देखे थे। शुरुआत ही बाजार खुलते ही हमने यहां पर 45 पैसे की गिरावट आते हुए देखी। बाजार को लग रहा था कि रुपया गिरेगा, लेकिन जिस स्पीड से ये गिरा क्लियरली हमने RBI को मार्केट्स में आता हुआ देखा और रुपए की फॉल को कुछ डिफेंड करते हुए भी देखा। यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से रुपए में लगातार गिरावट है। एक तो ये कि रीजनल इक्विटीज में लगातार गिरावट है। अगर आप इक्विटी बाजार देखें एशिया में तो वहां पर मंदी है जिसका असर हमने करेंसीज पे पड़ता हुआ देखा। डॉलर इंडेक्स में तो तेजी है ही, 108 के ऊपर के कारोबार यहां पर है और जो एशियन करेंसीज हैं, हाई यील्डिंग करेंसीज हैं, वहां पर भी गिरावट है जिसका असर रुपए में देखने को मिला। तीसरी बड़ी बात यहां पर टैरिफ्स को लेकर है। आज चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए हैं और यूएस ने बात की है 25% और टैरिफ्स स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे लगाने के लिए। तो क्लियरली जो टैरिफ वॉर है यहां पर खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही और जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं उसका असर भी हमने यहां पर काफी करेंसीज पे आता हुआ देखा है। 25 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट कट हमने RBI की तरफ से पिछले हफ्ते आता हुआ देखा। बाजार उसे भी थोड़ा सा रुपए के लिए नेगेटिव मान रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब ये कहा जाता है, ट्रेजरीज हमें ये बताती हैं कि 88.20 पर अब यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रुपया जाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं लगता। मनीषा जी, आप यकीन मानिए जब सुबह 9 बजे वो पहला फ्लैश आया था ना जी। तो एक बार के लिए मैंने अपना चश्मा हल्का सा साफ किया, उसके बाद वो फ्लैश दोबारा देखा। 45 से 47 पैसे नीचे खुला था। अच्छा मनीषा जी, एक बार देखा गया है कि भाई RBI इंटरवेंशन करेगा, वॉलेटिलिटी को एड्रेस करेगा, डायरेक्शन वो दे नहीं सकते। अभी क्या इंपोर्टर्स काफ़ी पैनिक कर रहे हैं और अब जो प्लेसमेंट है वो क्या सजेस्ट कर रही है? अगर हम 88.20 भी ब्रीच कर गए तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी रुपए की? जिस तरह से रुपए में हमने मंदी आते हुए देखी है, बाजार को लग रहा था कि 87-88 जैसे जो टारगेट्स हैं हम इस क्वार्टर एंड या फर्स्ट हाफ एंड तक आते हुए देखेंगे, लेकिन जिस स्पीड से रुपया यहाँ पर गिरा है
क्लियरली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में जिस तरह की अनसर्टनिटी है उसका असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया है। आपने यहाँ पर इंपोर्टर्स की बात की, जी हाँ, अगर आप फॉरवर्ड प्रीमियम्स देखें तो वहाँ पर जोरदार उछाल देखने को मिला है और वो आपको बताता है कि इंपोर्टर्स हैं पैनिक में, वो नहीं जानते किस तरह से इसको हेज यहाँ पर किया जाना चाहिए। 820 एक लेवल है जो बहुत सारे बैंक्स फिलहाल यहाँ पर दे रहे हैं कि जो रुपए की गिरावट है अब यहाँ पर थमती हुई नजर आएगी, इवन कुछ एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। और वीरू, एक चीज है जो सभी बाजार यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ये कि $36 ट्रिलियन का डेट है यूएस के ऊपर और उसमें से 9 ट्रिलियन डेट की मैच्योरिटी इस साल में देखने को मिलेगी। तो कोई बहुत बड़ा रीजन है ही नहीं कि आप डॉलर इंडेक्स में बढ़त आता हुआ देखेंगे। एट सम पॉइंट इन टाइम डॉलर इंडेक्स को गिरना होगा और आप ये जो बाकी हाई यील्डिंग एशियन करेंसीज हैं इनमें कुछ सपोर्ट आता हुआ देखेंगे। तो इस जस्टिफिकेशन के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि हम शायद अपने फॉल के बहुत करीब हैं, यहां से और 50, 60, 70 पैसे की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्री फॉल रुपए में देखने को मिलेगा इसकी एक्सपेक्टेशन अब नहीं है। ओके, तो मनीषा जी ने कहा जैसे कि अब यहां से फ्री फॉल ट्रेजेक्टरी नहीं देखने को मिले, ये पॉसिबल है। बट एक बात थी मनीषा जी की शायद जितना गर्व था हमें कि हमारी करेंसी फिर भी बाकी करेंसियों से अच्छी थी, वो जनवरी से लेकर नवंबर तक तो ठीक था, लेकिन वो कमी पूरी कर दी नवंबर, दिसंबर, जनवरी ने, है ना। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आंकलन पेश करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक आईटी के लिए याद रखिएगा, ये एक वैसे भी टेलविंड होता है और रुपये की वीकनेस, स्ट्रॉन्ग डॉलर, बट आज निफ्टी आईटी एक बार फिर से सिंक होता हुआ और करीब 350 अंक नीचे। और आप यकीन मानिए निफ्टी आईटी जो थोड़ा देर पहले एक पुश आया था उसको सरेंडर करता हुआ और निफ्टी आईटी अब एक बार फिर से हेडिंग टुवर्ड्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, ये अभी कुछ देर पहले हमने एक ट्रेड पकड़ा, चाहे वो राजेश जी का टेक महिंद्रा हो, चाहे वो एक्सेल टेक्नोलॉजीज हो, बट इस बार अगर मान लीजिए एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, अगर निफ्टी आईटी 42,400 के नीचे सस्टेन हो जाए, तब आपको लगता है कि वो जो स्विंग लोस थे फरवरी फर्स्ट वीक के, वो रिविजिट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और इम्पॉर्टेंट ये है कि कंसोलिडेशन 20-day मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये 42,000 मेरे ख्याल से 42,400 के आसपास का प्राइस है जहां पर 100-day मूविंग एवरेज है, अगर वो ब्रेक होंगे तो बिल्कुल 41,400 और उसके नीचे शायद 200-day मूविंग एवरेज जो कि 40,800 है, आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स उसको भी टच कर सकता है। तो फिलहाल के लिए कॉशियस रहना बेहतर रहेगा और स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 42,400 के नीचे इंडेक्स जाए तो स्टॉक से, आईटी स्टॉक से एक बार निकलना चाहिए। ठीक है, फिलहाल निफ्टी आईटी पे रणनीति, आईटी स्टॉक्स पे फिलहाल निकलना चाहिए। और निफ्टी में देखें तो फिलहाल 170 अंक की गिरावट, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी, बहुत ही माइनर सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन निफ्टी बैंक में देखिए यहाँ पे निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल गई है हमें। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और 15 मिनट है इनफैक्ट क्लोज होने में। वीरू सर, कैसे देख रहे हैं आप इस क्लोजिंग को और क्या स्ट्रैटेजी अब यहाँ से आपको लग रही है कल के लिए इनफैक्ट? देखिए श्रेया, जैसे कि हमने शुक्रवार को भी बात की थी, ये बाजार रोज़ ब रोज़ ट्रेड के अच्छे मौके दे रहा है। देखिए, अगर मैं ट्रेडर हूँ निफ्टी का, मैं क्यों ओवरनाइट रिस्क लूँ? मेरे को आज ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी मिली शॉर्ट करने के लिए। जैसे ही 429 के नीचे गया, शॉर्ट गया। जरा प्लीज़ सुबह के लेवल्स लेके आइए और उससे फिर ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। जो हमने टारगेट 1 रखा था वो थी 366 to 89 की ट्रेजेक्टरी, ये मोर और लेस मिल गई। वहाँ से पुल बैक आ गया थैंक्स टू आईटी ने पुल बैक जनरेट किया और बैंक निफ्टी ने पुल बैक जनरेट किया। अब ये देखते हैं कि वो 300 का पुट राइटर जाते जाते क्या कर रहा है। अब याद रखिएगा 23,300 पे जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था करीब 45 लाख पुट बिकी हुई थी, तो 23,300 विद ऑलमोस्ट 45 लाख नहीं, अब देखिए करीब 45 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और ये ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड है वर्सेस 23,100। तो आप सोच लीजिए कि कल के लिए क्लियर पिक्चर है। अब फ्रेश वीकनेस आएगी 23,300 के नीचे और स्ट्रेंथ के लिए हमें 23,400 या फिर 23,450 इसको रीगेन करना पड़ेगा। 400 पे सबसे बड़ी राइटिंग हुई है आज, 53 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और वहां पे आपका 20 डे में अलाइंड है। तो श्रेया, फ्रेश वीकनेस के लिए 23,300 तोड़ना पड़ेगा, स्ट्रेंथ के लिए 23,450 को रीगेन करना पड़ेगा और 23,450 अगर रीगेन नहीं हुआ तो फिर वीकनेस बढ़ेगी, फिर सेल ऑन राइज काम करेगा। तो ये हम कल के लिए छोड़ देते हैं। निफ्टी बैंक पे भी कुछ मत करिए। निफ्टी बैंक पे जो शॉर्ट का व्यू था, दैट व्यू वाज कंप्लीटली टुवर्ड्स 20 डेमा। हम अगर शॉर्ट करेंगे सुबह तो 20 डेमा को अपने जहन में रखते हुए और निफ्टी बैंक का लो
एग्जैक्टली दैट 682 इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर भले ही अकेले कोटक बैंक कर रहा है, बट फॉर मी अगर मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रहा हूं तो अब इस प्राइस पे कोई शॉर्ट लेकर जाऊंगा। श्रेया, बेटर है कि कल आइए एफआईएस के स्टैट्स को देखिए, लेवल स्पीच हो तो फिर शॉर्ट लेंगे, या फिर किसी पुल बैक की गुंजाइश होगी तो पुल बैक का ट्रेड खेलेंगे। श्रेया, ठीक है, तो फ्रेश व्यू कल ही मिलेगा मंगलवार को, और जिस तरीके से बाजार में देखिए चाल बनती नजर आ रही है, तो फ्रेश व्यू कल ही फिलहाल देखने को मिलेगा। चलिए अब बिग मार्केट में बाजार के बड़े ट्रेंड पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जी। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर एक बार फिर से। जिस तरीके से हमने बाजार में देखिए लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है, गिरावट देखने को मिल रही है। सारे बड़ी इवेंट्स तो बाजार ने बुना लिए, देखिए चाहे हम दिल्ली इलेक्शन की बात करें, बजट की बात करें, इनफैक्ट आप देखिए आरबीआई पॉलिसी की बात करें, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई मार्केट में जो एक्सपेक्टेड था कि शायद आरबीआई पॉलिसी के बाद आएगी, दिल्ली इलेक्शन के बाद आएगी। क्या भाप के चल रहा है बाजार अभी? मेरा ये मानना है कि जैसे आपने सही फरमाया, काफी सारे इवेंट्स थी, उन इवेंट्स पे उम्मीद भरी हुई थी, बजट था, 3 इवेंट्स के जो अपसाइड्स, जो पोटेंशियल थी, जो सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो गिरावट है जनवरी की वो अंडू होने की संभावना है, बट हुई नहीं है। ये इसीलिए मेरे हिसाब से नहीं हुई है क्योंकि 3 पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट में, एक होता है एफआईआई, डीआई और रिटेल एंड अदर्स। इसमें अगर आप देखें तो एफआईआई 2 किस्म के होते हैं। हमारी सर्वे ये कहती है कि 2 किस्म के एफआईआई, उनको हमने मैप किया। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इंडेक्स एफआईआई, उनका बर्ताव बहुत अलग होता है, और दूसरे ये होते हैं आर्बिट्राज, हेज फंड्स और बहुत सारे और एफआईआई हैं जो स्पेशल सिचुएशंस में आते हैं। ये जो सेकंड कैटेगरी के एफआईआई हैं, उन्होंने जनवरी में स्मॉल कैप के पूरे उनकी एक्सपोजर्स ऑलमोस्ट खत्म सी कर दी, क्योंकि हम उनकी कंट्री में जाके उनके जो पोर्टफोलियो रिपोर्ट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उनमें चेक करते हैं कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने ऑफलोड कर दिए, क्योंकि इंडिया में तो दे डोंट हैव टू रेगुलेटरी रिपोर्ट, बट उनका जो इन्वेस्टर है उनको बताना पड़ता है कि हमने ये स्टॉक हटा दिया। तो उससे अगर हम नापें तो ये जो बहुत अंडर स्पोकन है मीडिया में, स्पेशली द सेकंड कैटेगरी ऑफ एफआईआईज हैव कंप्लीटली ऑफलोडेड मोस्ट 90% ऑफ देयर स्मॉल कैप होल्डिंग, जिन्होंने बिल्ड किया था 1 साल में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पेन है, ये वो क्लेंजिंग हो रही है, ये शॉर्ट टर्म एफआईआईज की, उनके नाम नहीं लेना चाहता ऑफ कोर्स, बट 8-10 ही एफआईआई हैं जिन्होंने ये पूरी स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस जनवरी की है। एनएसई 500 ने 4% का नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया, निफ्टी ने -1% दिया। 3% का अंडर परफॉर्मेंस था जनवरी में एनएसई 500 का, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑन अ मंथ बेसिस। तो एफआईआईज हैव गॉन लाइट। सो ये पेन जो है, ये बहुत अच्छी क्लेंजिंग है। आप जैसे अपना सिस्टम को क्लेंज करते हैं कुछ दवाइयां खा के, वैसे वो क्लेंजिंग हो रही है। सो आई एम सीइंग दिस क्लेंजिंग वेरी पॉजिटिवली। क्लेंजिंग लग रही है आपको। लेकिन फिरोज जी, ये टैरिफ वॉर पे मेरा अगला सवाल है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं और उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज देखिए आप मेटल पैक कैसा गिरा है, जैसा कि उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% टैरिफ लगाने की बात कही। उसके बाद से ये टैरिफ वॉर को लेकर क्या आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा फेरबदल कर रहे हैं? मेरा तो लास्ट 6-8 महीने से एक ही थीमेटिक वाइज तो ABC ही कह रहा हूं, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंजम्पशन। ये तीनों बहुत डोमेस्टिक डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स ट्रम्प साहब जो कहते हैं उससे एक कोलैटरल डैमेज मोमेंटरीली होता है, बट आप अगर निफ्टी को देखें, अगर एक इंसान निवेशक देख रहा है और ना कि ट्रेडर, तो निवेशक को देखना है भाई निफ्टी का हैवीएस्ट वेट कौन है। बैंकिंग का 27% का वेट है, उसका इंटरनल डिपेंडेंस है मेरा, राइट। उसके बाद जो वेट्स हैं आईटी है, आईटी की डेफिनेटली फॉरेन झुकाव है, बट ट्रम्प उस दिशा में कोई टैरिफ्स नहीं लाएंगे ऑन द सर्विस सेक्टर। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये हेडलाइंस बनेंगी बिकॉज ऑफ ट्रम्प, दैट विल बी ऑन लो वेटेज, जो ट्रेडर की जिंदगी को तब्दील करेगा बट इन्वेस्टर की नहीं कर पाएगा। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं उस पे हमारा झुकाव बना रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो बूस्ट आएगी वो काफी अच्छी आने की उम्मीद है। स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस बजट का जो सबसे बड़ा सत्य है, ये सत्य है कि जो 80,000 रुपए या लाख रुपए बच रहे हैं एक निवेशक के या एक टैक्स पेयर के, उसकी वजह से जो कंजम्पशन आएगी वो तो छोटी बात है मेरे हिसाब से। कैपिटल मार्केट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब भी टैक्स बचाना होता इंडियन को, वो जाता था यूलिप के अंदर,
वो जाता था डेट में, वो अब उसको हक मिल गया है कि इक्विटी में आ सके और टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट ना करे। लास्ट ईयर भी 35 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग में से 17% गया इंश्योरेंस की तरफ और 43% गया डिपॉजिट की तरफ, स्मॉल सेविंग्स में गया और 20%, और इक्विटी में आया 6%। क्योंकि इंडियन को टैक्स बचाने में जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता है। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, अब टैक्स बचत के चक्कर में लोग गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे, अब इक्विटी मार्केट में आएंगे तो एटलीस्ट महंगाई को मात देने की गुंजाइश होगी। लास्ट ईयर सिर्फ 7% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स हैज कम इनटू इक्विटी। इतनी हम बातें करते हैं कि एसआईपी इतनी बढ़ गई है, मार्केट इतनी हीटेड है, लास्ट ईयर्स हाउस होल्ड सेविंग्स 43% went into deposits, so that will change structurally over the next 2-3 years. Okay, Firoz, good afternoon, Virendra बोल रहा हूँ। When you say, I mean, my conviction is with banks. क्या आप NBFCs को भी इंक्लूड कर रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि देखिए, एक तो हमें आपको रेट कट मिल गया, दूसरी बात रेट कट से भी पहले आरबीआई ने ये कहा, ये करा कि हम एप्रोप्रिएट बिल्कुल अच्छी तरलता को मेंटेन करेंगे, दैट्स एटलीस्ट नेसेसरी फॉर NBFCs, क्योंकि वही फंड्स ट्रांसलेट होते हैं NBFCs के लिए भी। तो आपका NBFCs पे टेक क्या है इस वक्त? सर, मेरा NBFCs पे इतना ज्यादा बुलिश नहीं रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स आप मार्केट्स को मेरे से ज्यादा बारीकी से पहचानते हैं और जानते भी हैं, ट्रैक करते हैं। मेरा ये मानना है कि आरबीआई की जो रेपो रेट्स कम होंगी, उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है NBFCs की, वो काफी हाई है। आज जो स्प्रेड है ना, अगर आप टॉप टियर देखो, 9 टॉप टियर हैं, 447 NBFCs हैं इंडिया में जो 1000 करोड़ की बैलेंस शीट से ज्यादा है। अगर आप उस पूरे यूनिवर्स को अगर समझें और उनकी बोरोइंग कॉस्ट देखें और उसकी रेपो से और रिवर्स रेपो से कोरिलेशन देखें, तो आप मानेंगे नहीं कि कोरिलेशन ना के बराबर है। तो बोरोइंग कॉस्ट की जो ट्रांसमिशन होगी बैंकिंग सिस्टम को जरूर हो सकती है, बट NBFC तक ट्रांसमिट होने की गुंजाइश कम है। 25-50 पैसे की रेपो रेट से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अप्रैल 2020 की रेपो देखेंगे, जहां 4.5 पे गए थे हम कोविड के बाद, और 6.5 पे आए आई थिंक 22-23 में, और अगर वो वापस उतना रिवर्स होता है तब जाके NBFCs की बोरोइंग कॉस्ट कम होगी और निम्स बढ़ेंगी। आई थिंक दे आर वेरी हाई बीटा, नॉट वर्थ द रिस्क रिवॉर्ड। ओके, फिरोज स्टे विद अस। अभी आपसे कुछ बात करनी मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज सारे कॉल से डालते हैं। मानस, आपका ट्रेड ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए अशोक लेलैंड के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप देखिए तो ये 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना। अशोक लेलैंड के फ्यूचर में एक सेल रिकमेंडेशन है, जहां आपके स्टॉप लॉस रहेंगे 212 रुपए के और टारगेट रहेंगे 204 रुपए के। ठीक है गाबा सर, आपका ट्रेड BTST STBT? BTST रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लगता है मुझे, सेटअप सही है। ट्रेड करा है 1959 पर, स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए 1945 और टारगेट नियर टर्म 1980 के नजर आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पे क्लोज होता हुआ। अमित जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, मैं डिफेंसिव के साथ जाऊंगा। मार्केट थोड़ा सा 3-4 दिनों से ओवरसोल्ड हो गया है, तो अगर थोड़ा भी पुल बैक आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डाबर इज ट्रेडिंग एट 529, ये इसने अपने अच्छे से लेवल्स होल्ड किए। डाबर ने 520, 530 के, तो डाबर बाय करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 523 का और टारगेट्स रहेंगे 540 रुपए के। ठीक है, डाबर कल के लिए हाथ से अमित जी के पिक। शिल्पा जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरा अभी पिक कोटक बैंक था। इट्स वेरी पॉजिटिव, ऑफ कोर्स आई विल कमेंट। यहाँ पे अभी आई विल चूज एन एक्साइड मुझे लगता है टुवर्ड्स 385 से लेके 400 तक एक मूव देने के लिए तैयार है। आप यहाँ पे 360 के स्टॉप लॉस से एक्साइड पे लॉन्ग जा सकते हैं। ये तो प्रकाश सर ने आज बेईमानी कर दी। प्रकाश सर, शिल्पा जी की पहली पसंद थी आज कोटक महिंद्रा बैंक। खैर कोई बात नहीं। राजेश पालवे जी, आपका व्यू, आप क्या कैरी करेंगे? आई थिंक वीरेन जी, बर्जर पेंट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है हायर साइड पे। 498, 500 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बर्जर पेंट को बाय किया जाना चाहिए। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होगा 476 के आसपास। तो बर्जर पेंट फ्यूचर यहाँ पे पसंद आ रहा है। बर्जर पेंट्स में अच्छी तेजी गिरते हुए बाजार में देखने को मिली। इनफैक्ट पेंट सेक्टर आज तेज है। अब राजेश सातपुते जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए?
श्रेया जी, मैं एचयूएल को लेके जाऊंगा। सुबह भी इस पे बात हुई थी और अभी भी ये अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 2360 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 2340 का स्टॉप लॉस लगा के एचयूएल हम लेके जाएंगे एज ए बीटीएसटी। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 2420 से लेके 2440। अब मुझे कमांड मिला है तो मैं वही कहूँगी। यतिन बताइए कि डीलिंग रूम से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, कहाँ फोकस कर रहे हैं फिलहाल? तो ऑब्वियसली श्रेया, दो स्टॉक्स हैं जो आज फोकस पे हैं। सबसे पहले एनबीसीसी, और देखिए दिल्ली इलेक्शंस के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पोजीशन बिल्डअप थी एंटिसिपेशन में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो एनबीसीसी को फ़ायदा होगा, लेकिन समहाउ वो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, जिसके कारण डीलर्स को लगता है कि प्रेशर बना रहेगा। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा है जो बता रहा है कि फ्रेश यहाँ जुड़ रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं डीलर्स का एक्सपेक्टेशन है 85-87 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से डीलर्स को लगता है कि 2 से 4% तक का डाउनसाइड यहाँ भी रह सकता है। तो यहाँ एक एसटीबीटी की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। स्टॉक अभी एफएनओ सेगमेंट में है। इसके अलावा एसबीआई, यहाँ भी डीलर्स बता रहे हैं कि जो पीएसयू बैंक्स हैं ये अभी भी फेवरेट्स बने हुए हैं फंड मैनेजर्स के। तो बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो हैं पीएसयू बैंक्स में खरीदारी कर रहे हैं, और रिजल्ट्स के बाद जो एसबीआई में करेक्शन आया है उसके बाद कहीं ना कहीं डीलर्स यहाँ मौका ढूंढ रहे हैं तेजी का, और पोजिशनली उनको लगता है 750-760 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फरवरी सीरीज में। तो यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कहते हैं इस पूरी चर्चा के लिए अब बात करते हैं फिरोज से, और क्योंकि फिरोज भी इस बार मार्केट गुरुकुल के एक अंश होंगे, हमारा जो मेहमानों का पैनल है उसमें फिरोज इस बार होंगे। लास्ट बार आपको याद होगा खूब मज़ा भी आया था, पढ़ने को बहुत कुछ मिला था, सीखने को कुछ मौका मिला था, और हमें भी सीखने को मिलता है। और जब वो क्यूरिकुलम हम बनाते हैं या फिर कंटेंट तैयार करते हैं तो बहुत कुछ नई चीज़ें हमको भी सीखने को मिलती हैं। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है फिरोज़, पिछली बार हम ऑल टाइम हाई पे थे तो बाज़ार को देखने का प्रोस्पेक्टिव, बात करने का जो लहजा या फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग थे। इस बार हमारा अच्छा वास्तविकता से सामना हुआ ना। कैसे देख रहे हैं आप इस बार के गुरुकुल को? आपने क्या नया इस बार के लिए तैयार किया, थोड़ा सा उसका अगर कुछ उस पर प्रकाश डालें आप फिरोज। यस वीर सर, आपने मार्केट गुरुकुल की बात की तो मुझे भी बहुत मजा आया था और बहुत सीखने को मिला था। बिकॉज अनुज सर थे, उस अनुज साहब ने एक चाह सी बना दी उनकी। हम प्लानिंग कर रहे थे, मैं लॉन लाइटर नोट कह रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझे फार्म हाउस खरीदना है, तो उस चक्कर में मुझे फार्म हाउस खरीदना पड़ गया और मेरे अरमान जाग गए थे उस दिन गोल्स के। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। एंड सेकंड, इस बार क्या अलग करने वाले हैं, ये मंशा है कि एक इंसान को कैसे अपने जज्बातों को काबू में करना है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हम जब वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, एचएनआई का वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और अल्ट्रा एचएनआई का करते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आंकड़ों को समझाना बड़ा आसान है, दिल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी अगर समझो 100 करोड़ रुपए हैं और मार्केट जैसे स्मॉल कैप गिर गया मार्च जनवरी में, तो एक इंसान के हर दिन 1-2 करोड़ रुपया ऊपर नीचे होता है ना, तो उनके जज्बात बहुत हावी हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने 3000 रुपए की एसआईपी की है, 2 साल से करा हुआ है, 3000 रुपए 12 महीने डालोगे, 36,000 रुपए, 72,000 रुपए की कैपिटल है। अगर मार्केट 5% गिर भी जाएगी तो 3,500 रुपए उड़ जाएंगे आपके। तो उसमें जज्बात को काबू करना आसान होता है, क्योंकि आंकड़े इतने ज्यादा नहीं रखते। तो हमारी सबसे बड़ी एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई में जो दिक्कत है जज्बातों को काबू करना, वो सिखाने की कोशिश जरूर एक लास्ट टाइम से ऐड करने की जरूर, ये मेरी मंशा है। अब ऑफ कोर्स इस ग्रुप में चलिए, तो अनुज जी को इस बार फार्म हाउस दिलाने के लिए अब हम पूरी की पूरी कवायद शुरू जो है यहाँ से कर देंगे। और आपका भी कोई सपना है, देखिए सपने तो खैर वक्त पूरा करेगा और बाकी आपके पेशेंस, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की अगर कोई डगर है तो उसका शायद एक माध्यम या फिर एक आपका हमसफ़र बन सकता है मार्केट गुरुकुल। जी हाँ, 2 दिन का एक तुझ वेबिनार 22 और 23 मार्च को, ठीक होली के अगले हफ्ते, जब आप बिल्कुल ताज़ा होके फ्रेश होके लौटेंगे बाज़ार में, तो आपके लिए मार्च 2025 22 और 23 को शनिवार और रविवार हो जाइए तैयार। और ये जो नीचे QR कोड है इसको स्कैन कीजिए और फी स्ट्रक्चर, डेट्स, क्यूरिकुलम, सब कुछ उसका जायज़ा आपको मिल जाएगा। श्रेया के पास चलते हैं क्लोजिंग के लिए एक बार, और उससे पहले ज़रा इंडिसेस को देखें तो निफ्टी 23,380, बैंक निफ्टी करीब 49,975। तो अपना जो इंट्राडे में लॉस्ट ग्राउंड था
उसको रीगेन किया, बट ज़्यादा अगर डिफाइंड ये क्लोज है तो वो किसी के लिए है, निफ्टी बैंक के लिए विद डे लो 20 डे शेयर। बिल्कुल सर, लेकिन खराब सत्र ही रहा आज बाजार का, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली। देखिए निफ्टी में 0.25% की गिरावट, 184 अंक गिरकर 23,370 के लेवल पर अभी क्लोज होता हुआ। वहीं सेंसेक्स देखिए इसमें भी 0.25% की गिरावट और 77,297 के लेवल पर क्लोज हुआ। स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिली। आईटी देखिए इस पे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ, यहाँ पे भी 0.1% की गिरावट। इनफैक्ट स्मॉल कैप में भी 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। मिड कैप में भी बिकवाली हावी होती हुई। सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालें तो ज़्यादा जो पेन पॉइंट देखने को मिला है उसमें ऑयल एंड गैस शामिल है। देखें यहाँ पे इनफैक्ट 2% के करीब ये इंडेक्स गिरा है। रियल्टी देखिए 3% से ज़्यादा टूट कर क्लोज हो रहा है। अक्रॉस द बोर्ड बाजार में बिकवाली थी। कैपिटल गुड्स भी देखिए 1.5% टूटा। निफ्टी ऑटो 1.5% के करीब। आईटी में देखिए शानदार पुल बैक आया है आज के सत्र में। 0.1% की गिरावट के साथ फिलहाल क्लोज हो रहा है, लेकिन उस वक्त तो 2% के करीब टूट रहा था। एफएमसीजी शुरुआत में तेज़ था, लेकिन जाते जाते यहाँ पे भी बिकवाली हावी होती हुई और 0.5% गिरकर भी निफ्टी एफएमसीजी क्लोज होता हुआ। मेटल में देखिए तो पूरा पैक ही आज डेंट पड़ा, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक और निफ्टी सीपीएसई में भी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक देखिए नज़र डालिए, ट्रेंड आज क्लियरली लूजर्स में शामिल और यहाँ पे 4% से ज़्यादा का डेंट पड़ता है। इनफैक्ट 0.5%। इसके अलावा पावर ग्रिड देखिए, टाइटन, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में गिरावट। वही कुछ स्टॉक जहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, कोटक, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर्स, यहाँ पे कुछ एफएमसीजी के पैक्स दिखेंगे आपको जहाँ पे तेज़ी। वहीं आईटी जैसा कि मैं बता रही थी, जाते जाते थोड़ा पुल बैक देखने को मिला। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो इसमें तेज़ी देखने को मिली। टीसीएस भी इस लिस्ट में शामिल है। तो बाजार आज फिलहाल जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दिखाई है, खराब सत्र ही माना जाएगा वीरू जी। बिल्कुल हाँ श्रेया, खराब सत्र तो है ही, लेकिन थोड़ा डिफाइंड लो था एचडीएफसी बैंक, ये निफ्टी बैंक का। बट श्रेया वही है, कल के समीकरण क्या होंगे, ट्रंप क्या बयान दे बैठे होंगे, फॉरेक्स मार्केट कैसे बिहेव करेगा, ये सब कुछ हमें कल सुबह मालूम चलेगा। यकीन मानिए आजकल टीम बनाने में बहुत डर लगता है, कल सुबह क्या होने वाला है बहुत टास्क है सर आपके लिए। खैर हाँ, खैर जैसा भी होगा निभाएंगे अपना वज़ और कल सुबह फिर लौट के आएंगे और कल सुबह मॉर्निंग कॉल में आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद मुनाफे की तैयारी 8 बजे और मार्केट का पंचनामा आप श्रेया के साथ देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कोई प्रश्न है ज़रूर पूछिए। नमस्कार।